एड हम लोग जो है ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आज की क्लास में पूरा वन शॉट में कवर करने वाले हैं। चैप्टर है हमारा रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज और डेवलपमेंट दोनों चीजों को साथ में लेकर हमारा ये जो चैप्टर है उसको स्टार्ट किया गया है। मतलब इसमें सारी चीजें उसी को लेकर है कि क्या रिसोर्सेज क्या होते हैं और रिसोर्सेज का किस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा रिलेट करेगा वो किससे करेगा, वो हमारा रिलेट करेगा रिसोर्सेज से। पहले हम समझेंगे कि व्हाट रिसोर्सेज, भाई व्हाट आर द रिसोर्सेज, ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फिर हम कह सकते हैं किस तरीके से हम इन रिसोर्सेज का डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमने कहा हमारी इंडिया, अगर हम एग्जांपल हमारे इंडिया का लेते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास में इतने सारे डाइवर्स जो है रिसोर्सेज हमें देखने को मिलेंगे। हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट में अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं। तो उन सब रिसोर्सेज का डेवलपमेंट हमें कैसे कर सकते हैं वो सारा का सारा हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। पहली चीज ये देखिए, पहले जो था ना उससे काफी हद तक जो है हमारे चैप्टर को जो है छोटा कर दिया गया है। काफी सारी जो पार्ट है उसमें से हटा दिए गए हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो एक इसमें समझने वाला जो था कि रिसोर्सेज जो है कितने टाइप्स के होते हैं, तो उसमें बहुत एक मतलब उसकी वजह से हमारा चैप्टर बहुत लेंदी हो रहा था। बट अब वो सारा पार्ट जो है उन्होंने हटा दिया है। अब इसमें आपको रिसोर्स की डेफिनेशन पढ़नी है, मोटा मोटी ये समझना है हमें कि रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, वो है उनका डीप तरीके से एक्सप्लेनेशन हमें नहीं देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब देखो क्या है, अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो जब हम क्लास 7 से ये चीजें पढ़ के आ रहे हैं रिसोर्सेज रिसोर्सेज रिसोर्सेज, तो एक हमारे दिमाग में क्लैरिटी रिसोर्सेज से क्या होती है, हमारी नीड्स फुलफिल होती है। तो जो हमारी नीड्स है वो क्या होती है, फुलफिल होती है। यानी कि ऐसी सारी चीजें जिससे हमारी कोई ना कोई नीड्स जो है फुलफिल हो रही है वो हमारी तरह रिसोर्सेज, हमारे लिए रिसोर्सेज है। मान लीजिए प्यास लगी, हमने पानी पिया, इससे हमारी प्यास बुझ गई। इट मींस उसने हमारी प्यास को जो है फुलफिल किया है। इट मींस वाटर क्या हुआ, हमारे लिए एक रिसोर्स हो गया। हमने कहा गर्मी लगी हमें बहुत तेज, ठीक है, हमने आके फैन चलाया तो फैन भी हमारे लिए एक रिसोर्स हो जाता है। तो इस तरीके से जो कहीं ना कहीं हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं वो सारे रिसोर्सेज होते हैं। जैसे भूख लगी, खाना खाया तो खाना हमारे लिए एक रिसोर्स हो जाता है। तो इस तरीके से ऐसी सारी चीजें जो हमारी नीड्स को फुलफिल करती है वो रिसोर्सेज होते हैं। ये थी हमारी कौन सी, जब हम 8th तक हम लोग जो है रिसोर्सेज की डेफिनेशन पढ़कर आए हैं। अब इसमें हमने कहा है कुछ चीजें हम क्या ऐड कर रहे हैं कि ऐसी सारी चीजें, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट। पहली चीज तो ये हो गई एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट। ठीक है, तो हमने क्या कहा, हमारे एनवायरमेंट में मिलने वाली ऐसी सारी चीजें जिससे हमारी नीड्स फुलफिल होती हैं। बट 3 शर्तें हैं उसके लिए कि क्या क्या होनी चाहिए। पहले तो हमारे पास में उसके लिए क्या होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी। उसके लिए हमारे उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास में प्रॉपर अगर टेक्नोलॉजी है तो हमारे लिए रिसोर्सेज है। तो हमने क्या कहा, टेक्नोलॉजिकल जो असेसेबल होते हैं वो सारे हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेस हैं। दूसरी चीज हमने क्या कहा है कि टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए, कि वो क्या होनी चाहिए हमारे लिए, भाई ऐसा होना चाहिए ना कि हम जब उनको एक्सट्रैक्ट करें अर्थ से तो उससे हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। अगर मान लो कि हमने उसको निकालने में बहुत ज्यादा पैसा हमने लगा दिया, बट जब वो हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, बाहर निकाला और जब हमने उसकी वैल्यू लगाई तो पता चला हमने जितना इसकी वैल्यू नहीं है। मान लीजिए कि कोई भी रिसोर्स है, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं गोल्ड, ठीक है, हमने गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए टेक्नोलॉजी वगैरह यूज करी तो पता चला 1 करोड़ रुपए हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिया है, पूरी प्रॉपर टेक्नोलॉजी, उसको हमने बाहर निकाला सब कुछ। लेकिन जब वो बाहर सोना निकल के आया है तो पता चला उसकी वैल्यू तो बहुत कम है, 1 लाख रुपए की वैल्यू है। तो यानी कि हमने यहाँ पे घाटा ही खाया। तो क्या हमारे लिए रिसोर्स था उस टाइम में, वो नहीं है। तो इकोनॉमिकली वो क्या होना चाहिए, फीजिएबल। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अगर इकोनॉमिकली फिजिएबल है तो हमारे लिए वो रिसोर्स है। तीसरी चीज क्या है, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर जो हमारी सोसाइटी है उसने उसको एक रिसोर्स के रूप में वैल्यू दी है तो वो हमारे लिए क्या है, रिसोर्सेज माने जाएंगे। अगर उसके लिए हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी है तो वो रिसोर्स है। अगर वो इकोनॉमिकली फिजिएबल है, उससे हमें कोई ना कोई फायदा हो रहा है तो हमारे लिए रिसोर्सेज है। अगर जो सोसाइटी है उसने उसको उस अकॉर्डिंग रिसोर्स माना है
तो वो हमारे लिए रिसोर्स है। समझ में आ गई थी? तो हमने क्या कहा, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट दैट फुलफिल आवर नीड्स प्रोवाइडेड, 3x में हमने लिखा है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फीजिएबल होनी चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल है। तो अगर ये तीनों चीजें हमारी पूरी है तो वो हमारे लिए एक रिसोर्स है। जैसे वाटर के रूप में हमारे पास में रिसोर्स है, आप देखोगे वाइल्ड लाइफ के रूप में हमारे पास में रिसोर्स है, फॉरेस्ट के रूप में हमारे पास में रिसोर्स है, हमने कहा एनर्जी के रूप में हमारे पास में रिसोर्स है, और बहुत सारे आप देखोगे माइका है, गोल्ड है, सिल्वर है, बहुत सारे रिसोर्सेज हमारे पास में अवेलेबल है। बट अगर ये सारी की सारी शर्तें वो पूरा करता है तो हमने उसको क्या माना है, रिसोर्स माना है। ठीक है, तो पहली चीज हमारी क्लियर हो गई, व्हाट इज रिसोर्स। तो डेफिनेशन आप फटाफट इसमें से देख लो, एवरीथिंग इन आवर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिएबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल इज टर्म एज रिसोर्स। अब हम अगर 10th क्लास के हिसाब से अगर हमें रिसोर्स की डेफिनेशन देनी है तो ये पूरी लिखेंगे तो हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट 8th वाली मत लिख क्या जाना कि केवल सेटिस्फाई आवर नीड्स और वो हमारे लिए रिसोर्सेज हो जाते हैं। अब ये हमने कहा ये तीनों शर्तें आपको वहां पे मेंशन करनी होगी और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? देन ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हमने क्या कहा, रिसोर्सेज हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारे हैं, बट क्या वो रिसोर्सेज खुद उठ के हमारे सामने आके खड़े हो जाते हैं कि लो मुझे यूज करो? नहीं, उसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो है ह्यूमन बींग्स। अगर ह्यूमन बींग्स नहीं होंगे तो हमारी अर्थ के अंदर हमारे पास में कितने भी जो है नेचर में हमारे पास कितने भी रिसोर्सेज भले ही क्यों ना हो, लेकिन उनको हम यूज नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करते हैं कि ह्यूमन बींग्स भी अपने आप में एक रिसोर्सेज है, themselves are essential components of the resources, they transform material available in the environment into resources and use them। एनवायरमेंट में सभी चीजों को बाहर निकालते हैं, जो एनवायरमेंट में चीजें मिल रही है उनको बाहर निकाला जाता है और उनको एक रिसोर्सेज की तरह यूज किया जाता है। अब ये देखो, ये जो एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये ट्रायंगल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है। इसमें जो है आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो है फिजिकल एनवायरमेंट मीन्स हमारा नेचर, ठीक है, जो नेचर है, टेक्नोलॉजी है, इंस्टीट्यूशन है, और बीच में हमारे पास में क्या दे रखा है, ह्यूमन बींग्स। इसके थ्रू जो हमें क्या समझ में आ रहा है, इस अगर आप इस फिगर को देखते, इस हमने कहा इस डायग्राम को देख रहे हो तो आपको क्या चीजें समझ में आ रही है कि यहाँ पे नेचर में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनको बाहर निकालने के लिए हमें प्रॉपर टेक्नोलॉजी चाहिए और उनके लिए हमें क्या चाहिए, इंस्टीट्यूशन सेटअप करनी चाहिए। तो क्या ये तीनों चीजें अपने आप में हो सकती है क्या? नहीं। अगर यहाँ पे ह्यूमन बींग्स है तो वो क्या करेंगे, नेचर से सारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उनके लिए एक प्रॉपर टेक्नोलॉजी को ढूंढेंगे, डिस्कवर करेंगे, टेक्नोलॉजी के थ्रू उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर उनके लिए इंस्टीट्यूशन को क्या करेंगे, सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे ह्यूमन बींग्स का एक बहुत ही एसेंशियल रोल हमें दिखाई देता है। तो हमने क्या करें, ये जो एक आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये इंटरडिपेंडेंसी बताता है, किसकी, इंटरडिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। इसको हमें अच्छे से याद करने के जाना होगा, इसके कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं हम। रिसोर्सेज कंप्लीट हुआ हमारा। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें इतना डिटेल में आपके इसमें नहीं दिया, डायरेक्टली आपको एक क्लासिफिकेशन ध्यान में रखना है कि क्लासिफाइड किस किस बेसिस पे किया है, फिर उनको अंदर से जो है पूरी आपको ना तो उनकी डेफिनेशंस देखनी है ना उनमें कुछ एग्जांपल्स वगैरह देखना। क्लियर एक है कि आपको 4 चीजें याद रखनी है, ओरिजिन के बेसिस पे हमें याद रखना है, एक्सहॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे हमें याद रखना है, ओनरशिप के बेसिस पे याद रखना है और जो है डेवलपमेंट के बेसिस पे याद। बस ये 4 क्लासिफिकेशन आपको याद रखने हैं, बाकी और डिटेल्स आपको याद नहीं रखनी है। आगे चलते हैं। पहली चीज है, हमने कहा कि अगर रिसोर्सेज है, ये रिसोर्सेज है, आपने क्या करा, इसका क्लासिफिकेशन किया। पहला ओरिजिन के बेसिस पर, दूसरा हमने किया है एक्सहॉस्टेबिलिटी के बेस पे, ठीक है, फिर तीसरा हमने जो है ओनरशिप के रूप में, और इसी तरह से एक चौथा क्लासिफिकेशन होता है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे। ये हमारा पूरा पूरा क्लासिफिकेशन रहता है कि इन बेसिस पे हम लोग जो है रिसोर्सेज को क्लासिफाई करेंगे। पहली चीज है ओरिजिन में, कि उन रिसोर्सेज को कहां से, उनका जो ओरिजिन कहां से हुआ है, वो बायोटिक जो है उससे उनका ओरिजिन हुआ है, या बायोटिक जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनसे उनका जो ओरिजिन हुआ है। तो इसमें हमने कहा 2 मेन हमने देखेंगे इसमें। ओके, इधर अपन अच्छे से समझ लेते हैं इसको। अब यहाँ पे देखो,
सीधा सा क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। ये चार्ट हमें सिर्फ याद रखना है, हमें और डिटेलिंग याद नहीं रखती है। पहले तो हमने क्या कहा, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन याद करो। ओरिजिन के बेसिस पे हमने कहा दो क्लासिफिकेशन होता है, बायोटिक एंड अबायोटिक। दूसरा हमारे पास में क्लासिफिकेशन जो हमने देखा एक्सहॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे, मींस इसका मतलब होता है एक्सहॉस्टिबिलिटी का मतलब वो चीज खत्म हो सकती, क्या उसकी कोई डेडलाइन है जहां पे जाके वो खत्म हो जाएगा, या हमेशा जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा। तो एक्सहॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है रिन्यूएबल एंड एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, एक हो गए रिन्यूएबल और एक नॉन रिन्यूएबल। अभी मैं आपको थोड़ा सा बहुत क्लियर कर दूंगी, फिर आगे की तरफ हम तीसरे वाले पॉइंट की तरफ चलते हैं, ओनरशिप के बेसिस पे। ठीक है, इसके अंदर एक है कि क्या किसी इंडिविजुअल के बेसिस पे है, किसी एक इंसान के हाथ में है, या हमने क्या कहा वो एक पब्लिक रिसोर्सेज है, क्या वो नेशनल रिसोर्सेज है, या वो फोर्थ नंबर है क्या वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज है। ठीक है, ये हो गया। एक हमारे पास में लास्ट बचता है, वो है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल, दूसरा हम देखेंगे डेवलप्ड, तीसरा हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास में है स्टॉक, और चौथा हमारे पास में है रिजर्व। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हमें एक अपने दिमाग में क्लियर रखना। अब देखो, पहला है ओरिजिन के बेसिस में, क्या वो एक ऐसी चीज से सब्सटेंसेस जिंदा है या बना है जिसमें जान है, तो वो क्या है जिसके अंदर लाइफ है, तो वो बायोटिक रिसोर्सेज हो गए। जिसके अंदर मान लो जान नहीं है, जिसके अंदर कोई लाइफ नहीं है, जिसमें कोई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलती है, तो वो हो गए हमारे अबायोटिक। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा बायोटिक के अंदर आप ले लो, कौन हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए। हमने कहा इसके अंदर जो है हमारे एनिमल्स हो गए, फ्लोरा फौना जो हम बात करते हैं, प्लांट्स हो गए, क्योंकि इसमें आपको क्या देखने को मिलती है, सब में लाइफ आपको देखने को मिलती है, तो ये बायोटिक हो गए। अब बायोटिक कौन से हो गए, जैसे एयर है, जैसे सॉइल है, जैसे वाटर है, ये सब चीजें ऐसी है जिनमें कोई भी लाइफ नहीं मिलती है, तो ये सारे कौन से हो गए, अबायोटिक हो गए। क्लियर। अब हमने कहा एक्सहॉस्टिबिलिटी। एक्सहॉस्टिबिलिटी मतलब ऐसी चीजें जो कभी खत्म नहीं होगी, और ऐसी चीजें जो कभी खत्म हो जाएगी। जैसे ऐसी चीजें जो कभी खत्म नहीं हुई उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं, यानी कि वो लगातार बनती जाती है। नॉन रिन्यूएबल मतलब है कि इसकी होती है कि एक बार अगर ये खत्म हो गए ना तो वापस ही रिन्यू नहीं हो सकते, फिर आपको क्या है बहुत करोड़ों अरबों साल चाहिए होते हैं जब जाके वो चीज वापस बनती है। फॉर एग्जाम्पल रिन्यूएबल में आप देखो कि सोलर एनर्जी, सन से आने वाली रेज जो है कभी खत्म होती है क्या, नहीं होती है, वो क्या रेगुलर नहीं बनती रहती है। विंड एनर्जी है वो चलती रहती है इसके अंदर। अब आप देखो कि नॉन रिन्यूएबल कौन है, जैसे हमारे जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है, पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल है, कोल है, ये सारी की सारी चीजें क्या है, रिन्यूएबल है, इनकी एक लिमिट है, उसके बाद में ये खत्म हो जाएंगे, तो उनको हमने क्या कहा, नॉन रिन्यूएबल कह दिया। फिर थर्ड नंबर आता है ओनरशिप की, भैया वो रिसोर्सेज किसके नाम पे, इंडिविजुअल है, किसी एक आदमी के नाम पे है, जैसे होता है हमारा घर है, हमारा प्लॉट है, हमारी दुकान है, हमारी कार है, वो हमारी खुद की प्रॉपर्टी है ना, उस तरीके से। तो यानी कि अगर उसका खुद का है तो वो इंडिविजुअल, उसका खुद के रिसोर्सेज हुए। पब्लिक रिसोर्सेज मतलब होते हैं कि जो मतलब कम्युनिटी के रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कोई पब्लिक पार्क है, आपने देखा वहां पे सब लोग हैं, जैसे हमने कहा कि ग्रेजिंग ग्राउंड्स होते हैं वो सबके होते हैं। फिर इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो शमशान घाट वगैरह होते हैं, जो बरियल्स होते हैं, वो जो पब्लिक उसमें आ जाते हैं। नेशनल है जिसमें इंडिया की बाउंड्री तक जो रिसोर्सेज है ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, नेशनल होते हैं। इंटरनेशनल रिसोर्सेज होते हैं जो इंडिया से बाहर मिल रहे हैं, तो 12 नॉटिकल जो माइल्स है जो समुद्र के अंदर, वो हमारी इंटरनेशनल बाउंड्रीज है। आपको ज्यादा डिटेलिंग इसमें नहीं करनी है, बस इसमें चलते हैं। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट का मतलब है कि ऐसे रिसोर्सेज जो बहुत पोटेंशियल है, हम उनको बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं, बट अभी हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। जैसे सोलर एनर्जी है, हम उसको बहुत ज्यादा मात्रा में यूज कर सकते हैं ना, बट अभी नहीं कर रहे हैं। अभी भी हम लोग क्या है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जो थर्मल वाली है, जिसमें हम कोल वगैरह जला रहे हैं, ये सारी चीजें इसमें हो रही है। तो सोलर एनर्जी है कि इसके बहुत पोटेंशियल है, बट हम उतनी पोटेंशियल से अभी इसको यूज नहीं कर रहे हैं। डेवलप का मतलब है जिसके बारे में हम
मतलब उसके बारे में हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, हम उसको यूज भी कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में यूज भी करेंगे, तो वो डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं। स्टॉक रिसोर्सेज जो होते हैं कि हमें जो क्या है इसके अभी टेक्नोलॉजी हमें पता नहीं है, जैसे आगे आने वाले टाइम में जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेंगे। जैसे हमने कहा H2O है, पानी है ना, इसके अंदर जो हमने कहा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, बट हमारे पास में अभी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है हम इनको अलग कर सके। इसी तरह रिजर्व है कि हमारे पास में ऐसे रिसोर्सेज हैं, जैसे हमने कहा जो वाटर जो है रिसोर्सेज है हमारे पास में, उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं ना, बट अभी हम उतने ज्यादा नहीं कर रहे हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे जो है रिवर्स है, पॉन्ड्स है, जिससे हम बहुत सारी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बट अभी हम सब देख रहे हैं कि हाँ अभी काम चल रहा है, तो अभी हमने उन रिसोर्सेज को छेड़ा नहीं है। तो इस तरीके से ये क्लासिफिकेशन इसमें होता है। ठीक है, यहां तक ये बात हमारी क्लियर हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ये सारे क्लासिफिकेशन मैंने आपको बता दिए हैं। अब आगे की तरफ हम चलते हैं। अब ये सारी चीजें जो है मैंने आपको क्लियर मतलब चीजें बता दी है, इतनी ज्यादा अभी हमें इंपॉर्टेंट वो नहीं देखना है इसके अंदर, क्योंकि आपके उसमें से ये सब चीजें डिटेलिंग उनकी हट चुकी है। बस हमें क्या करना है, इसमें एक बार रीड करते चलते हैं हम लोग, फटाफट फटाफट देख लो आप। इस तरीके से रिसोर्सेज है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ये सब चीजें आपके अभी नहीं है। अब आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट जो है चैप्टर हमारे पास आता है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हमारे पास में इतने सारे अवेलेबल, हम करें इंडिया के हर एक कोने में इतने सारे रिसोर्सेज है, उनको हम किस तरीके से डेवलप कर सकते हैं, हम तो उसके लिए क्या तरीके होने चाहिए, किस तरह के इंस्टीट्यूशंस वहां पे डेवलप होने चाहिए, वो हम इस टॉपिक में करेंगे। आज एक चीज सोचनी पड़ेगी, जो रिसोर्सेज हमारे पास में इतने हमें नेचर दे रही है, इतने सारे रिसोर्सेज, आज ऐसी जरूरत क्यों पड़ी कि हमें उनका डेवलपमेंट करना पड़ रहा है? रीजन ये है कि ऐसे रिसोर्सेज हमारे पास में है, हम उनको क्या कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, हम मिस यूज कर रहे हैं उनका। तो इस वजह से क्या है, वो धीरे धीरे डिप्लीट होना स्टार्ट हो गए। फिर हम क्या देख रहे हैं दूसरे कि इसके में क्या है, एक किसी भी एक आदमी की ग्रीड की वजह से क्या है, बाकी बहुत सारे लोगों की नीड भी हैम्पर होती है। जैसे आप देखोगे वाटर रिसोर्सेज हमारे पास है, वाटर एक हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, फिर भी हम लोग उसमें क्या देखते हैं कि वहां पे आपको देखने को क्या मिलेगा कि वो भी धीरे धीरे हमें कमी है, स्कैरसिटी वहां पे देखने को मिल रही है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों की ग्रीड की वजह से ये हो रहा है। महात्मा गांधी जी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट कहा था कि देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट देयर इज नथिंग फॉर एनीबडीज नीड। तो वो स्टेटमेंट जो यहाँ पे है कि कुछ लोगों की ग्रीड की वजह से डिप्लीशन हमें देखने को मिल रहा है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में पहली चीज तो हमने क्या बोला है कि जो बहुत इनडिस्क्रिमिनेटली हम लोग इनको यूज कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, जिन चीज की जरूरत है वो तो आप यूज करोगे। देखो ऐसा नहीं कि हमें खाना पड़ा है हम भूखे रहे जबरदस्ती, ऐसा नहीं है, बट ऐसा हो कि इतना खाना आप वेस्ट ना करो, ये चीजें होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हम इनडिस्क्रिमिनेटली चीजों को यूज करें, जब बिना सोचे समझे हम चीजों को यूज कर रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सेकंड पॉइंट क्या है, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज क्यों हो रहा है? क्योंकि कुछ लोगों की ग्रीड को सेटिस्फाई करने के लिए। थर्ड चीज हमने क्या है, हम रिसोर्सेज को जब यूज कर रहे हैं ना, तो आप क्या देखोगे सबको इक्वली वो रिसोर्सेज नहीं मिल रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो रिसोर्सेज को ओवर यूज कर रहे हैं, और जिनके पास पैसा नहीं है वो उन रिसोर्सेज को खरीद ही नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से क्या है, सोसाइटी में दो ग्रुप बन गए, एक है रिच और एक है पुअर। तो इसकी वजह से हमारी सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। तो ये हमें दिखाई देने मिल रहा है कि दो सेगमेंट्स बन चुके हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या है, इस वजह से एक बहुत ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हमें देखने को मिल रहा है। जो चीज हमें नेचर ने दी है, अगर आप उसको मिसयूज करोगे तो फिर नेचर आपसे बदला भी लेगी। तो उसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हमें बहुत देखने को मिल रहा है, लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, हमारी लैंड पॉल्यूट हो रही है ना, हम जो भी इंडस्ट्रीज का वेस्ट वहां पे छोड़ रहे हैं, हम लोग जो प्लास्टिक वगैरह है उनसे भी सारी चीजें हो रही है। अब जब ये सारी प्रॉब्लम है कि हम लोग क्या करें, इनडिस्क्रिमिनेट यूज कर रहे हैं, कुछ लोगों के हाथ में एक्यूमुलेशन ऑफ जो रिसोर्सेज हो रहा है बहुत, कुछ लोगों की ग्रीड को फुलफिल करने के लिए। तीसरा, सोसाइटी के एक्यूमुलेशन की वजह से सोसाइटी में दो सेगमेंट आपको देखने को मिलते हैं, रिच और पुअर में। इसकी वजह से जो है इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हमें देखने को मिल रहा है। तो जब ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे दिमाग में एक चीज आएगी, अब हमें आज ये मतलब टाइम आ गया कि रिसोर्स प्लानिंग हमें करनी चाहिए। तो आज रिसोर्स प्लानिंग का वजह आपको समझ में आ गई कि क्यों हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हो रही है कुछ लोगों की वजह से, हमारा पूरा बैलेंस बिगड़ रहा है, क्योंकि हम इनको सीरियस नहीं ले रहे ना अभी, इसलिए।
ठीक है, तो हमने क्या कहा, अगर आप चाहते हो कि सभी लोग सस्टेन कर पाए, जिंदा रह पाए, तो रिसोर्स प्लानिंग करना बड़ा ही जरूरी हो चुका है। आगे तरफ बढ़ते हैं हम। अब हमने कहा रिसोर्स प्लानिंग जो है बहुत जरूरी है। एक आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस के लिए। सस्टेनेबल जो हमने बात करी एक्सिस्टेंस, कि ऐसा ना हो कि आज तो हम जिंदा है बट हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन जो है ना वो मतलब उसकी कमी को महसूस करें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि आज की जरूरतों को पूरा करते हुए हम फ्यूचर जनरेशन का भी ध्यान रखें, कि आज जो हमारे पास रिसोर्सेज है ऐसा नहीं हो हम उनको यूज करके खत्म ही कर दें, आगे आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनको ये पता ही ना हो कि इस तरह के रिसोर्सेज हुआ करते थे। तो इसलिए बहुत जरूरी है रिसोर्स प्लानिंग। तो अब आ जाओ भैया, इंपॉर्टेंट हमारा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये डेफिनेशन रट लेना ऐसी क्या कहती है ये, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। पहली शर्त क्या है भाई, तुम्हारा डेवलपमेंट कर रहे हो पर नेचर को नुकसान मत पहुंचाना, एनवायरमेंट को नुकसान मत पहुंचाना। दूसरी चीज क्या बोल रहे, ऐसा ना हो कि आज हम भूखे प्यासे बैठे रहे कि अगली फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाना है, ऐसा नहीं है। आप अभी भी उन चीजों को यूज करो बट वाइजली यूज करो, ठीक है, ताकि आगे फ्यूचर जनरेशन को उन चीजों को लेके कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। तो ये तीन चीजें हैं, विदाउट हार्मिंग, हमारा विदाउट डैमेजिंग आवर एनवायरमेंट, प्रेजेंट की नीड्स को भी फुलफिल करना है और हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचाना है। तो ये कहता है हमारा सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट। अब इसको जब ये चीज आई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली, ये कहां से आई थी, जब लोगों को लगने लगा कि यार नेचर में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इकोलॉजिकल जो है इम्बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसको देखते हुए जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो थॉट प्रोसेस है वो सामने आता है। इसी के चलते जो क्या किया जाता है, इसी के चलते जो है यहाँ पे एक रियो दी जेनेरियो ब्राजील में एक जगह है, वहां पे एक अर्थ समिट बुलाई जाती है इन 1992 के अंदर ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में अर्थ समिट होती है। अर्थ समिट मतलब वहां पे बहुत सारे देश के जो लोग हैं सेम मुद्दे पे डिस्कशन के लिए इकट्ठे होते हैं। तो 100 कंट्रीज के लोग वहां पे एक साथ इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे रियो दी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 के अंदर हुई थी, कहाँ पे है ये, ब्राजील के अंदर है। मोर देन 100 हेड्स, यानी कि इसमें जो है 100 देशों के लोग इसमें हिस्सा लेते हैं और सबका मुद्दा एक ही था। सबको ही लग रहा था कि नेचर में जो प्रॉब्लम आ रही है, ये जो हमें देखने को मिल रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हमें देखने को मिल रहा है, इन सब प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना था और सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले मुद्दे को फोकस करना था। तो ये एक फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई थी ब्राजील के अंदर इन 1992 में। अब इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, तो उस टाइम पे जो अर्जेंट प्रॉब्लम्स थी ना उन सबको मुद्दा यहाँ पे बनाया गया था। क्या क्या है अर्जेंट प्रॉब्लम्स फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। सबसे पहले तो भैया क्योंकि एनवायरमेंटल क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है तो पहले एनवायरमेंट बचाओ, एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और सभी लोगों का सोशली और इकोनॉमिकली उनका डेवलपमेंट होना चाहिए। और किस लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, मतलब किसी एक जगह के हम डेवलपमेंट की बात नहीं करें, हम ग्लोबल लेवल पे हम लोग बात करें कि सभी लोगों का डेवलपमेंट होना चाहिए सोशली और इकोनॉमिकली, और जो एनवायरमेंट में जो प्रॉब्लम आ रही है उन सबका सोल्यूशन होना चाहिए, प्रोटेक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे जब ये लोग इकट्ठे होते हैं तो वहां पे इनसे एक जो है एक डिक्लेरेशन होता है, डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कि एक यहाँ पे डिक्लेरेशन पे साइन किया जाता है जो 100 देशों के लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे कि ग्लोबल क्लाइमेटिक जो चेंज हो रहा है उसके ऊपर हमें क्या करना है, ध्यान देना है, साथ ही साथ में जो है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचा के रखना है, क्योंकि धीरे धीरे सब चीजें डिप्लीट होने लगी ना, आपने देखा फ्लोरा फौना सब डिप्लीट हो रहा है। तो इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए रियो दी जेनेरियो में 1992 के अंदर एक अर्थ समिट रखी गई थी जिसमें 100 देशों के लोग शामिल होते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो है हमने कहा क्लाइमेटिक चेंज जो हो रहा है, इन सब चीजों मुद्दों पे वहां पे डिस्कशन किया गया था। अब यहाँ पे है कि इसका जो है रिजल्ट क्या आया, तो यहाँ पे रिजल्ट आता है जो है एजेंडा 21। इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है तो कृपया करके थोड़ा सा हमें इन पे ध्यान दे लेना है। इस अर्थ समिट में एजेंडा 21 क्या था, ये सब चीजें हमें देखना है। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स। तो अब देखो ध्यान रखना, ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के फ्लोरा फौना बचानी है ना, तो उनके ऊपर प्रिंसिपल्स थी। एजेंडा 21 जो है यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कर सके, हम अचीव कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये मुद्दा रखा गया था। रियो दी जेनेरियो, एजेंडा 21, उसके अंदर एजेंडा 21 के अंदर हमें किस बारे में बात करी थी, एक तो ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स के ऊपर, ताकि क्या हो सके, जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट
कर सके, आगे आने वाली हमारी फ्यूचर जनरेशन को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। एजेंडा 21 को थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या उसके अंदर था। तो सबसे पहली बात थी कि ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, सभी लोगों का विकास होना चाहिए, किस लेवल पे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आने वाले टाइम तक वो सस्टेन रहना चाहिए। अब इसके अंदर क्या क्या थी, कोई प्रॉब्लम्स क्या किसकी बात की कि एनवायरमेंटल जो डैमेज हो रहा है उसको कैसे बाहर निकालना है, पॉवर्टी भी बहुत एक बड़ी समस्या है, उससे कैसे बाहर निकलना है, बहुत सारे डिजीजेस आपको देखने को मिल रहे थे, उनसे कैसे बाहर निकल के आना है, ये सारी की सारी चीजें हैं। अब हमने कहा ये सारी प्रॉब्लम्स जो है ना, ये सब हर कंट्री की थी, वहां पे सब जगह एनवायरमेंटल डैमेज भी आपको देखने को मिल रहा है, पॉवर्टी भी देखने को मिल रही है, अब बीमारियां भी बहुत सारी देखने को मिल रही है। तो अब यहाँ पे आगे क्या है, अब इन सब से कैसे हमें निपटना है, थ्रू ग्लोबल कॉपरेशन, सभी देश एक साथ मिलकर इस चीज के लिए कोशिश करें, ऑन कॉमन इंटरेस्ट, नेचुरल म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि देखो ये ऐसी चीजें हैं, कॉमन इंटरेस्ट की चीजें हैं, आप देखो सबकी जरूरतें हैं इसको लेकर, तो आप सब लोग जब ये सारी चीजें, तो सब लोग क्या करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी शेयर कर लो, ताकि सभी लोग अगर रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तो इन सारी प्रॉब्लम से हम सोल्यूशन ले सकते हैं। क्लियर है? तो ये एजेंडा 21 ये कहता है। अब एजेंडा 21 में एक मेजर ऑब्जेक्टिव क्या बनाया गया था कि एक तो आपको ग्लोबली एक हमने एजेंडा बना के दे दिया है, अब आप लोकल लेवल पे भी अपना एक एजेंडा बनाओ, ताकि क्या हो सके, हर देश के अंदर जो ये हम सारी प्रॉब्लम बोल रहे हैं ना, इन सब का सोल्यूशन वहां पे मिल सके। तो है वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। ये हमने ग्लोबली बना दिया, अब आप लोकली आप अपना अपना एजेंडा 21 तैयार कर लो, ताकि आपके देश के अंदर जो है आराम से जो हमारे चाहते हैं वो चीजें अचीव हो सके। तो क्या क्लियर हो चुका है? रियो दी जेनेरियो क्लियर है, एजेंडा 21 हमें पूरा क्लियर है। ये हमने बातें करी थी, ये हमने बात करी ग्लोबल लेवल पे। अब हम लोग बात करने वाले हैं आगे रिसोर्स प्लानिंग हमें कैसे करनी है। तो अगर हम रिसोर्स प्लानिंग की बात करते हैं, तो रिसोर्स प्लानिंग का मतलब है, अगर हम मैं इंडिया का एग्जांपल आपको देती हूँ, तो इंडिया के एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, इंडिया के अलग अलग कोने पे अलग अलग रिसोर्सेज मिल रहे हैं। प्लेट्यू है तो वहां पे सारे जो है रिसोर्सेज हमें देखने को मिल रहे हैं। हमने कहा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, वहां पे पानी बहुत ज्यादा मिल रहा है। राजस्थान है, सोलर एनर्जी बहुत है, विंड एनर्जी बहुत है। लेकिन हर जगह आप देखोगे सारे रिसोर्सेज नहीं है ना, सब बहुत कम ऐसे स्टेट्स है जो सेल्फ सफिशिएंट है, वहां पे हर तरह के रिसोर्सेज है, बहुत कम स्टेट्स है। लेकिन बाकी स्टेट्स है, किसी में किसी रिसोर्सेज की कमी है, किसी स्टेट में किसी रिसोर्सेज की कमी है। अगर आप चाहते हो कि पूरे इंडिया को रिसोर्सेज मिले, तो इसके लिए आपको रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप रिसोर्स प्लानिंग नहीं करोगे, तो वो लोग जो भी आपके रिसोर्सेज हैं ज्यादा है जिनके पास में, वो उनको वेस्ट करेंगे, और जिनके पास में कमी है वो उसके लिए तरसते रहेंगे। तो अगर आप रिसोर्स प्लानिंग करोगे, जिन स्टेट्स के पास में जिन रिसोर्सेज की ज्यादा है, वो जिनकी कमी है उनके पास में पहुंचा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें होंगी। तो रिसोर्स प्लानिंग है इन इंडिया, देयर आर सम रीजन विच कैन बी कंसीडर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, एंड देयर आर सम रीजन विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज। कुछ तो सेल्फ सफिशिएंट है, उनके पास में है, तो वो आराम से उनकी लाइफ चल रही है। बट वहां कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें एक्यूट शॉर्टेज है, वहां बहुत ही कमी है, और वो बहुत जरूरी रिसोर्सेज है, ऐसे में उनके बिना नहीं चल सकता है। तो उस केस में हम रिसोर्स प्लानिंग करेंगे, तो जहां पे रिसोर्सेज ज्यादा है वहां से उठा के हम रिसोर्सेज को दूसरे स्टेट में पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल एंड रीजनल लेवल्स। अभी हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये हम एक बैलेंस जो है एक रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हैं, ताकि जिनके पास ज्यादा है उनके पास में भी रिसोर्सेज, हम ऐसा नहीं कि सारे रिसोर्सेज आपसे छीन लिए जाएंगे, जितनी आपकी जरूरत है उतना रखा जाएगा, और जिनके पास कमी है उनको हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो रिसोर्स प्लानिंग यही कहती है, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। अब हम इंडिया के अंदर देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग किस तरीके से होती है। तो रिसोर्स प्लानिंग के अंदर हम देखते हैं कि रिसोर्स प्लानिंग इतनी इजी नहीं है जितना हम वर्बली करेंगे, भैया यहाँ से रिसोर्सेज लो, दूसरे स्टेट में भेज दो, दूसरे स्टेट से रिसोर्सेज लो। इनके लिए प्रॉपर हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि कहाँ पे रिसोर्सेज ज्यादा है, पहले सर्वे करोगे, मैपिंग करोगे, फिर रिसोर्सेज को आप देखोगे, फिर इंस्टीट्यूशन सेटअप किए जाएंगे। ये सारी चीजें जो है आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हम इसको इजी प्रोसेस नहीं कह सकते, कॉम्प्लेक्स होता है, जिसके अंदर पहले आपको आइडेंटिफिकेशन भी करना पड़ेगा ना, कौन से स्टेट्स है जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, कहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, ये सारी चीजें आप करोगे। इसमें सर्वेइंग होता है, मैपिंग वगैरह होता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव जो है एस्टिमेशन होता है। देखो क्या है, क्वालिटी भाई अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं है, हमने कहा ज्यादा मात्रा में है या नहीं, सारी चीजें देखने के बाद में तो आप रिसोर्स प्लानिंग कर सकते हो। तो एक बहुत ईजी मतलब प्रोसेस नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स है। जब भी आप ध्यान रखना, जब भी आप एक प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाते हो ना, तो इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोर्ड विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ऑब्वियस है ना, आपके पास टेक्नोलॉजी एप्रोप्रिएट होगी तभी आप कर सकते हो।
स्किल और इंस्टीट्यूशनल सेटअप भी होना चाहिए, ताकि आप जो है सारी जो प्लान बना रहे हो उनको अच्छे से इंप्लीमेंट भी कर सको। तो टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, स्किल भी होनी चाहिए, और हमारे पास इंस्टीट्यूशंस भी प्रॉपर होने चाहिए। ये है पहली चीज। आप क्या करोगे कि पहले आप क्या करोगे, मैचिंग द रिसोर्सेज। पहले तो आपने क्या करा, यहाँ पे मैपिंग करी, वो सब कुछ कर दिया, ठीक है। पहले लेवल पे हम लोग जब बात करेंगे तो ठीक है, अब पहले जो हम लोग जब बात करेंगे तो पहली चीज होगी आइडेंटिफाइंग इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन, फिर मैचिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान, सॉरी। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या करोगे, आप मैपिंग करोगे, सर्वेइंग करोगे, जिससे आपको पता चलेगा कहाँ ज्यादा है और कहाँ पे कम है। फिर उसके बाद में आप दूसरी चीजें क्या करोगे, उसके लिए आप प्रॉपर टेक्नोलॉजी को डेवलप करोगे, टेक्नोलॉजी एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने पूरे के पूरे। फिर उसके बाद में आपके पास में वो आ गए सारे के सारे रिसोर्सेज, फिर आप ये मैच करोगे कि कहाँ पे शॉर्टेज है, कहाँ पे ज्यादा है, फिर आप उनको रिसोर्सेज को सब जगह पहुंचाओगे। तो ये तीन इंपॉर्टेंट हमारे पास में स्टेप होते हैं। हाउ इज रिसोर्स प्लानिंग डन, पहले आइडेंटिफाइंग इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें सर्वेइंग आएगा, मैपिंग आएगा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है सारा का सारा एस्टिमेशन इसमें आएगा। दूसरा क्या है, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन, टेक्नोलॉजीज प्रॉपर होनी चाहिए हमारे, जिससे हम लोग सारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर सके। फिर हम लोग जो है डेवलपमेंट प्लान्स बनाएंगे कि किस स्टेट में कहां जरूरत है हम उनको पहुंचा सकते हैं। तो ये है हमारा प्लान, ठीक है। फिर हमने क्या कहा, तीसरे नंबर पे हमारे पास में आया कि मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्रोग्राम विथ नेशनल डेवलपमेंटल प्रोग्राम। एक स्टेट में से आपने रिसोर्सेज को निकाल लिया, अब नेशन जो हमारे नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बने हुए वहां से आप आइडेंटिफाई करोगे कहाँ पे रिसोर्सेज को हमें पहुंचाना है, या हो सकता है जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां पे कमी हो तो दूसरे स्टेट से हमें क्या रिसोर्सेज मंगाने पड़ेंगे। अब हमने क्या कहा, रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर अकम्पनीड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। हमने क्या कहा, कोई भी रिसोर्सेज हमारे लिए डेवलपमेंट कब ला सकते हैं, जब उसके लिए हमारे पास एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो। दूसरे हमने कहा इंस्टीट्यूशनल चेंजेस वगैरह जो प्रॉपर, मतलब सब चीजें होनी चाहिए कि भाई हमने टेक्नोलॉजी अच्छी यूज करी है। फिर उसके बाद में हमने कहा इंस्टीट्यूशंस वगैरह हमने अच्छी तरीके से सेटअप करे हैं, तब हम जाके कह सकते हैं कि रिसोर्सेज हमारे लिए डेवलपमेंट ला सकते हैं, अदरवाइज नहीं ला सकते। इंडिया हैज मेड कंसल्टेड efforts towards achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence। जब हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस हमें मिल गई तो हर 5 साल के लिए हम लोग प्लान बनाते थे कि आगे आने वाले 5 साल में हम क्या करेंगे, किस तरीके से चीजें करेंगे, तो हम वो गोल अचीव कर पाए। क्यों? क्योंकि हमने एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दिया, इंस्टीट्यूशनल फॉर्मिंग की तरफ ध्यान दिया, सारी चीजें हुई है। अब हमने क्या कहा, हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, पहला हमने रिसोर्सेज पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा, फिर हमने इन इंडिया पढ़ लिया रिसोर्स प्लानिंग। अब हम पढ़ने वाले कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर हमने ऐसे इसी तरीके से जो ग्रीड की वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से अगर ये डिप्लीट होते गए तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा हमारे पास रिसोर्सेज नहीं बचेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि हम रिसोर्स प्लानिंग करें। तो गांधी जी का स्टेटमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट। गांधी सेड देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड बट एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। ये उनका स्टेटमेंट है। तो कई बार स्टेटमेंट पे क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेटमेंट किसका है, तो हमें याद रखना है। कई बार होता है इसको आपको जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को, तो आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट इज to overcome irrational consumption and over utilization of resources, resource conservation at various level is important। हमने क्या कहा, क्योंकि हमारे यहाँ पे ओवर यूज हो रहा है। आप देखो इरेशनल कंजप्शन हम लोग कर रहे हैं, मतलब लाइटें एक घर के अंदर आप देखोगे तो कितनी लाइट है, कितने एसीज होते हैं, कितने सब है। हम जरूरत है उतना तो हमें जलाना चाहिए, बट पता चला हम घर से कमरे से बाहर निकल के लाइट ऑफ नहीं करी, वो जो सारी चीजें जो समझाई जाती है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम रिसोर्स कंजर्वेशन की तरफ ध्यान दें। अब अभी हमने सारे रिसोर्स पर, अब हम लोग लैंड रिसोर्स को पढ़ेंगे कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में समझेंगे। लैंड रिसोर्स क्या है? एक नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, लैंड इज ए नेचुरल रिसोर्स ऑफ एटमोस्ट इंपॉर्टेंस। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आज हम यहाँ पे खड़े हैं सेटअप पे, तो और हमारे पास में जब लैंड है तभी तो आज हमने ये सेटअप कर रखा है, इंस्टीट्यूट कर रखा है हमने। अगर हमारे पास आज लैंड है तो इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हमारे पास में, हमारे घर हैं, हमारे प्लॉट्स हैं, हमारे विलास हैं, हमारे जितने भी मॉल्स हैं, मार्केट्स हैं, सब लोग इसी के ऊपर है। तो हमारे लिए लैंड रिसोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन। आज लैंड है इसलिए तो खेती बाड़ी हो सकती है, वेजिटेशन उग सकती है, वाइल्ड लाइफ यहीं पे रह सकते हैं,
ह्यूमन लाइफ आज ग्रो कर पा रही है तो किसकी वजह से? लैंड रिसोर्सेज की वजह से। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी भी हो रही है, चाहे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो किसके ऊपर हो रही है? लैंड के ऊपर हो रही है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं तो आज वो डेवलप क्यों हो पा रहे? क्योंकि हमारे पास में लैंड रिसोर्सेज है। इंडिया हैज लैंड अंडर अ वैरायटी ऑफ रिलीफ फीचर। अब हमने क्या कहा, हमारे यहाँ पे इसी एक तरह के नहीं है, हमारे पास में जो है बहुत सारे रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं। कहीं पे आप देखोगे तो माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे प्लेन्स है, कहीं पे आइलैंड्स है। तो अगर बात करें तो हमारे इंडिया में 30% तो हमारे यहाँ पे माउंटेन्स है, 27% हमारे पास प्लेट्यूज है, 43% हमारे पास में प्लेन्स है और बाकी हमारे पास में आइलैंड हो जाते हैं। तो यहां तक बातें समझ में आ गई हमें, ठीक है। तो ये जो हमने बात करी, तो हमारे पास माउंटेन्स कितने हो गए? 30% हो गए। प्लेट्यूज कितने हो गए? 27% हो गए। प्लेन्स की बात करते तो 43% हो गए और आइलैंड। जब हमारा जो लैंड रिसोर्स है इन सब चीजों में डिवाइडेड है। अब हमने क्या कहा, लैंड आपको सबको पता है लैंड किस किस यूज में हम यूज कर पा रहे हैं। लैंड यूटिलाइजेशन हमारे यहाँ पे किस किस है? मकान बनाने के लिए चाहिए, सड़कें बनाने के लिए, खेती करने के लिए चाहिए, बहुत सारी चीज इसमें होती है। तो अगर हम लैंड यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो पहले ही चीज आप देखो, लैंड जो है वो फॉरेस्ट की, आधी जो हमारा लैंड रिसोर्सेज है उस पर फॉरेस्ट बिखरे। दूसरे हमने बात करा कि लैंड, ऐसी लैंड्स भी हमारे पास में है जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। मतलब हम कितने हैं जिसपे हम लोग जो है एग्रीकल्चर कर सकते हैं, जहां पे फॉरेस्ट है हम वहां एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। ऐसे लैंड्स जो बैरन लैंड्स है या वेस्ट लैंड्स है उनपे हम खेती नहीं कर सकते। बैरन मींस बंजर जमीन होती है जहां पे कुछ कल्टीवेट नहीं हो सकता। वेस्ट लैंड्स जो है जिनपे 5-6 साल से 10 साल से जो ऐसे खाली पड़ी जगह है उनपे हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, प्लॉट्स वगैरह खाली पड़े हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस की तरह है, जिस तरीके से आप देखोगे इसके अंदर कौन सी आ जाती है, जैसे जहां पे मान लो रोड है, क्या वहां पे आप कल्टीवेशन कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। कहीं पे जो है मैंने कहा फैक्ट्रीज लगी है, क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हमारे घर जहां पे है वहां कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो। तो ऐसे सारे एरियाज जहां पे ये सब चीजें बनी हुई है वहां पे खेती नहीं हो सकती। तो पहली चीज, आधे पार्ट में हमारे पास फॉरेस्ट भी है, कई जगह बैरन लैंड है, कहीं पे वेस्ट लैंड है। फिर हमने क्या कहा, नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए भी बहुत सारी है। फिर हमने कहा अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड्स। अदर अनकल्टिवेटेड है जैसे ऐसे एरियाज जहां पे ग्रेजिंग लाइन्स बने हुए हैं, जहां पे गायों के उनके चढ़ने के लिए चारागाह टाइप के बने हुए हैं, वहां पे आप खेती नहीं कर सकते हो। फिर हमने क्या कहा, लैंड अंदर मिसलेनियस जो ट्री क्रॉप्स होती है, जैसे झाड़ियां वाड़ियां उग जाती है, वो सब होते हैं, तो हम उनको जो है वहां पे आप कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे हो। एक तो देखो क्या होता है, हमने खुद में क्रॉप्स वगैरह ग्रो करिए, उससे कल्टीवेशन हो रहा है, उससे हमें फायदा हो रहा है। लेकिन एक देखते हो एक बहुत बड़ा एरिया है जहां पे ऐसे झाड़ियां वाड़ियां उग गई है, मतलब जो हमारे यूज के ट्रीज वगैरह नहीं है वो उग गए, तो क्या वो हमारे लिए प्रॉफिटेबल है? नहीं, वो हमारे लिए बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ऐसे भी हमने क्या कहा, ये से फॉरेस्ट भी है वहां पे, कई एरियाज ऐसे हैं जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। तीसरा हमने क्या कहा, ऐसे कई सारे और भी अनकल्टिवेटेड लैंड्स वगैरह भी हैं। पहला परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड्स हो गया। दूसरा हमने कहा मिसलेनियस जो ट्री क्रॉप्स उगी हुई है वो हो गया। कल्चरेबल वेस्टलैंड्स है, जो अब हमने क्या कहा, ऐसे एरियाज जहां पे अगर आप चाहते तो खेती कर सकते हो, बट क्या हुआ था कि बहुत सालों से वो ऐसे ही पड़े हैं, तो आपने भी उनपे खेती नहीं करी, वो वेस्टलैंड की तरह ही है। तो आपने क्या कहा, ऐसे एरियाज जो 5 साल के एग्रीकल्चर ईयर्स हो चुके हैं, आपने वहां पे कोई कल्टीवेशन नहीं किया, तो आपके लिए कैसे कंसिडर हो गए? वेस्टलैंड के रूप में हो गए, वहां खेती होती नहीं है। 5 साल से आपने अगर उसमें खेती नहीं करी है तो क्या हो गए? कल्चरेबल वेस्टलैंड्स यहाँ पे हो गए। तो ये हमें यूटिलाइजेशन याद रखना है। फॉरेस्ट हो गया, दूसरा हमने कहा लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन है, थर्ड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड है। भाई हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर रिसोर्सेज है, अब हम लोग इतना बड़ा हमारे पास लैंड जो एरिया है उसमें आधा पार्ट तो इसी तरह से यूज करा हुआ है, तो हमारे कल्टीवेशन के लिए हमारे पास में एरिया कम ही बचता है, ठीक है। ये चीजें हो गई है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब आते हैं फैलो लैंड्स। फैलो लैंड्स मतलब होती है जो हमने जमीनें अभी खेती में यूज नहीं कर रहे हैं। तो इसमें दो कंसिडरेशन होता है, एक होता है करंट फैलो लैंड और एक होती है अदर देन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड यानी कि अभी मतलब आपने पिछले साल तक खेती करी है बट इस साल आपने उसमें खेती नहीं करी है, तो वो तो होती है करंट फैलो लैंड। अदर देन करंट फैलो लैंड का मतलब होता है जिसमें आपने 2-3 साल हो गए बट आप कोई खेती नहीं कर रहे हो, तो करंट लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर, तो वो तो हो गई करंट। अदर देन करंट फैलो में क्या होती है? लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर। 1 से 5 साल हो चुके हैं, आपने वहां पे कोई भी खेती वेती नहीं करी है, तो वो क्या हो गई हमारी अदर देन करंट फैलो लैंड्स। क्लियर है? अब जो ये है, ये इसको आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद करना है, हमें याद करके वहां पे जाना है। नेट सोन एरिया क्या है? नेट सोन एरिया जो होता है the physical extent of land on which crops are sown harvested is known as net sown area।
पिछले जो आपने सारी चीजें पढ़ी, चाहे फॉरेस्ट वाला एरिया हो, चाहे हमने कहा जो अनकल्टिवेटेड लैंड्स जो थे, या हमने क्या कहा जो मतलब ऐसे एरियाज थे जो मतलब जहाँ पे हमने कहा कि ग्रूव्स वगैरह उगे हुए हैं, वहां पे हम कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं, फिर हमने कहा फेलो लैंड्स है वहां पे कल्टीवेशन नहीं कर रहे, तो इन सबको अगर आप एक्सक्लूड कर देते हो, जो बाकी बचा हुआ ऐसा एरिया है जहां पे हर साल खेती हो रही है, तो वो नेट सोन एरिया होता है। तो हमने कहा ऐसा लैंड का एक्सटेंड जहां पे आप जो है क्रॉप्स को कल्टीवेट कर रहे हो, हार्वेस्ट कर रहे हो, तो वो एरिया आपके लिए हो गया नेट सोन एरिया। एरिया सोन मोर देन वंस इन वन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब देखो क्या होता है, कई बार हम कहते हैं कि हमारे जो एक साल में कई तरह की क्रॉप्स वहां पे आप कल्टीवेट कर रहे हो, उस केस में क्या होगा, नेट सोन एरिया और प्लस जो आप एक्स्ट्रा ग्रो कर रहे हो, उन सबको मिला के जो क्या बन जाता है, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। नेट सोन समझ में आ गया? नेट सोन का मतलब जिसपे हार्वेस्टिंग की जा सकती है, जिसपे फसलें उगाई जा सकती है, वो नेट सोन एरिया है। फिर हमने क्या कहा, अगर साल में एक से ज्यादा बार आप उस पे फसलें उगा रहे हो, तो वो क्या हो गया हमारा ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, अब आता है लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। तो यहाँ पे आप चीजें देखोगे कि हमने कहा कि द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड, इस तरीके से है, कैसे? अब फिजिकल फैक्टर्स आप देखोगे कि अलग अलग टाइप के होते हैं लैंड वाला एरिया भी, आप देखोगे कि वहां पे टोपोग्राफी कैसी है, वहां की क्लाइमेट कैसा है, वहां पे सॉइल की टाइप कैसी है, ये सारी चीजें आप देखते हो यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, अगर ह्यूमन फैक्टर्स की बात देखोगे तो उसमें क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, यहाँ पे रह रहे हैं हम लोग, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी है, कल्चर एंड ट्रेडिशन एक्सेट्रा। तो यानी कि हमने कहा हम हमारे जो इंडिया के अंदर जो लैंड हमारे पास अवेलेबल है, उसको हम फिजिकली फैक्टर्स के रूप में आप देखोगे तो इतने टाइप्स की हो जाती है। फिर हम ह्यूमन फैक्टर्स के हिसाब से देखते हो तो अलग अलग एरिया में अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग ट्रेडिशन वहां फॉलो किए जाते हैं, वहां पे आप देखोगे टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज अलग अलग है, तो ये चीजें हमें देखने को मिलती है। ये डेटा आपके जो एनसीईआरटी में गिवन है, आप इसको एक बार देख लीजिए, ज्यादा हमें डिटेलिंग में इसमें तरफ नहीं जाना है। इससे आपको आइडिया होगा कि भैया ये जो हमारा 100% पूरा एरिया है, इसमें किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, तो ये ब्लू वाला जो पार्ट है ना, ये तो हमारा हो गया कौन सा, फॉरेस्ट। ठीक है, अब हमने कहा पिंक वाला कौन सा है, जो हमने सेकेंड वाली बात करी थी ना, बैरन लैंड्स वाली, वो वाला पार्ट इसके अंदर आ जाता है। फिर हमने कहा ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ना 4.95, ये हो गया हमारा जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है, नॉन एग्रीकल्चर पर्पस हो गया। फिर हमने कहा ये जो ब्लू वाला पार्ट आपको ये दिखाई देना है 4.71 वाला, ये ग्रेजिंग लैंड्स हो गए। ठीक है, फिर हमने क्या कहा, ये जो छोटा सा आपको ब्लू वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, ये एरिया अंडर जो मिसलेनियस क्रॉप्स वगैरह है, वो सारी की सारी इसके अंदर आ जाती है। इस तरह से ये छोटा छोटा जितना भी हमने लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ा है, वो सारा का सारा इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं, इधर की साइड में। अब देखो यहाँ पे हमारा 18.11 फॉरेस्ट था, यहाँ पे 23.3 है। तो डेटा के एक तो है 1960-61 वाला, और एक हमने लिया है ईयर 2014-15 में। तो हमने देखा यहाँ पे फॉरेस्ट हमारे पास 18.11% है, और यहाँ पे हमारे बढ़ के हो गए 23.3%। तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि फॉरेस्ट ग्रो मतलब बढ़ रहे हैं। तो फॉरेस्ट बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम कहते हैं ना फॉरेस्ट ज्यादा बढ़ेंगे, ऑक्सीजन प्योर होगी हमारे पास में, हमारे यहाँ पे पॉल्यूशन कम होगा, ये सारी चीजें हम देख रहे हैं। बट अभी भी हम लोग जो है एक, अगर हम आइडियल उसकी तरफ चले तो हमारे यहाँ पे कितने फॉरेस्ट होने चाहिए थे, 33%। यानी कि अभी भी उस स्टेज से हम बहुत दूर हैं, हमारे यहाँ पे केवल 23% ही है। अभी हमें और फॉरेस्ट लगाने हैं, बहुत पेड़ पौधे लगाने हैं, ताकि हमारे फॉरेस्ट बढ़े। तो इसको थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, और कुछ नहीं है ऐसा। अब आता है, अभी मैंने आपको बताया वेस्टलैंड कौन होती है। वेस्टलैंड हमने बताया ना ऐसे एरियाज जिन पे हम खेती नहीं कर सकते। जैसे कि हमने क्या कहा कि जैसे रॉकी एरिया है, एरिड है, डेजर्ट एरियाज है, रोड्स बन गए, रेलवेज, इंडस्ट्रीज, ये सब चीजें जो है इन पे हम लोग खेती नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको हम वेस्टलैंड के रूप में कंसीडर करते हैं। हमारे यहाँ का जो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारे इंडिया का एरिया है, कितना है हमारा एरिया है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है। बट अगर हम लोग बात करें तो केवल 93% हमारे यहाँ की जो लैंड है ना, उसका ही डेटा हमारे पास में है, बाकी 7% का हमारे पास में डेटा नहीं है। क्योंकि कुछ पार्ट जो है अदर कंट्रीज के थ्रू ऑक्यूपाई है, जैसे पीओके वाला एरिया है, हमने कहा कि जो हमारा ऊपर जो नॉर्दर्न वाला एरिया है, वहां पे चाइना ऑक्यूपाइड एरिया भी है हमारे पास में। और इधर की साइड में हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भी हमारा कुछ एरिया जो है मतलब वहां पे वो जो अदर जो है उनके थ्रू वो किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है। तो इसमें है टोटल जियोग्राफिकल एरिया बिकॉज ऑफ द लैंड यूज रिपोर्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स एक्सेप्ट
आसाम हैज नॉट बीन डन फुली, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स है ना, आसाम को छोड़ दो तो बाकी औरों का हमारे पास पूरा डेटा नहीं है। कुछ एरियाज है जम्मू और कश्मीर वाले, वो भी हमारे पास में नहीं है, क्योंकि थोड़ा पार्ट पाकिस्तान ने और थोड़ा चाइना ने उसको ऑक्यूपाई कर रखा है, तो उनका डेटा भी हमारे पास में नहीं है कि वहां पे क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बाकी हमें 93% का पता है, वो हमने सारे क्लासिफिकेशन देख लिया कि क्या क्या चीजें कैसे होती है वहां पे, ये सारा का सारा हमारे पास में डेटा। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, तो हम अगर देखते हैं, अब एक चीज ध्यान रखना, इंडिया एक कंट्री है, वहां पे अलग अलग स्टेट्स हैं, हमने कहा नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, सारी जगह स्टेट्स है। बट आप जब वहां पे नेट जोन एरिया की बात करते हैं, नेट जोन एरिया भी मैंने क्या बताया था, जहां पे हम लोग हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जहां पे क्रॉपिंग कर सकते हैं, वो एरिया क्या होता है हमारे लिए, वो हमारा नेट जोन एरिया होता है। तो हर स्टेट का नेट जोन एरिया अलग अलग है, जहां कहीं पे खेती बहुत अच्छी होती है, कहीं पे खेती कम होती है, ठीक है। हमने कहा द पैटर्न ऑफ नेट जोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, इट इज ओवर 80%। अगर हम पंजाब और हरियाणा की तरफ जाओगे ना, तो वहां पे आपके देखो 80% जो लैंड है ना, उस पे नेट जोन एरिया है, मतलब वहां पे 20% ही वेस्ट लैंड, बैरन लैंड, अदर अनकल्टिवेटेड एरिया वगैरह है, बाकी 80% में नेट जोन एरिया है। मतलब कितनी अच्छी वहां पे खेती वेती हो रही है ना हरियाणा में। लेकिन जहां पे आप नॉर्दर्न स्टेट्स में चले जाते हो, तो वहां पे अरुणाचल प्रदेश ले लो, नॉर्थ ईस्टर्न जो है हमारे, नॉर्थ स्टेट ईस्टर्न में चले जाओ तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, ये जो सारे के सारे ये हमारा आइलैंड वगैरह है, इनमें देखो केवल 10% ही जो है क्या है, नेट जोन एरिया है। तो एक में तो बहुत अच्छा नेट जोन एरिया और एक में बहुत कम नेट जोन एरिया है। तो वहां की टोपोग्राफी, क्लाइमेट, ये सब चीजें वहां पे जो इन सब चीजों को इफेक्ट करती है। अब हमने क्या कहा, अभी मैंने क्लियर कर ही दिया कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में जो आई थी, उसके अकॉर्डिंग हर कंट्री के पास में कितना जो है परसेंटेज होना चाहिए फॉरेस्ट का, 33%। बट हमारे पास में अभी हमने 2014-15 का देखा 23 पॉइंट समथिंग हमारे पास में है। अब हमने कहा क्या कहा, हमने लैंड रिसोर्स पढ़ लिया किस क्यों जरूरी है, फिर हमने उसके बारे में पढ़ा, यूटिलाइजेशन पढ़ लिया है, फिर उसके बाद में हमने जो है अब देखने वाले हैं हम कि लैंड डिग्रेड कैसे हो रही है, जो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखती है, हर ह्यूमन बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, उस वो धीरे धीरे डिग्रेड हो रही है। तो हमें डिग्रेडेशन के कारण क्या है, प्लस उसको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम में ही सोल्यूशन है हमारे पास। आप जो जो प्रॉब्लम पढ़ोगे ना, उसी के अंदर आपके पास में सोल्यूशन भी छुपा हुआ है। कैसे, आज क्यों हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं, कहीं ना कहीं नहीं, पूरी तरह से हम भी इन्वॉल्व है इसमें, कि हमारी वजह से जो सारे डिग्रेडेशन हमें देखने को मिलेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन है, हम पेड़ों को काट रहे हैं, हमारे जो जानवर है ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, माइनिंग हो रही है, क्वायरिंग हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लैंड डिग्रेड हो रही है। आप क्या कर रहे हो, एक तो होता है कि ढंग से आपने थोड़े पेड़ काटे तो उससे ज्यादा पेड़ लगा दिए, तब नुकसानदायक नहीं, बट आप क्या कर रहे हो, पेड़ों को काटे ही जा रहे हो, आप उनमें नए पेड़ लगा ही नहीं रहे हो। तो अब इस केस में क्या होने लगा कि धीरे धीरे क्या हो गई, लैंड डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। माइनिंग साइट्स लीव डीप स्कार्स एंड ट्रेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग द लैंड। अब इसमें क्या हुआ, आप जब माइनिंग करते हो तो माइनिंग को ऊपर ऊपर से नहीं होती है, बहुत डीप तरीके से जो है खुदाई होती है उसके अंदर, तो आप उसमें बड़े बड़े गड्ढे वगैरह को ऐसे ही छोड़ देते हो, जिससे जो जमीन क्या है धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है। इन रिसेंट ईयर्स इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एज वेस्ट हैव बिकम ए मेजर सोर्स ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन इन मेनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। दूसरा, इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है विदाउट एनी ट्रीटमेंट उसको डायरेक्टली क्या करते हो, आप बाहर जमीन पे छोड़ देते हो, जिससे क्या होता है ऊपर उस पे केमिकल की लेयर बन जाती है, जिससे वो लैंड धीरे धीरे डिग्रेड हो जाती है और वो मतलब कल्टीवेशन के लायक नहीं बचती है। तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम है। अब हमने क्या कहा, ये हमारा पूरा का पूरा मैप है, इसमें देखोगे आप। अब इसमें क्यों है, आगे पढ़ा बताती हूँ मैप क्यों है हमारा। अब हमने क्या कहा, अलग अलग एरियाज में लैंड डिग्रेडेशन के अलग अलग कारण है, तो इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एमसीक्यूज वगैरह में, तो ध्यान दे लेना। जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, ओडिशा है, इनमें यहाँ पे जो आपको लैंड डिग्रेडेशन मिल रहा है ना, उसका कारण सबसे बड़ा क्या है, डिफॉरेस्टेशन। वहां पे क्या पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड होती जा रही है। ठीक है, तो झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी वाला जो एरिया है, ओडिशा वाला, वहां पे डिफॉरेस्टेशन सबसे बड़ा कारण बन रहा है। इसी तरह अगर गुजरात, राजस्थान, एमपी में और महाराष्ट्र में अगर देखते हो, तो यहाँ पे क्या है, ओवर ग्रेजिंग है, मतलब हर्ड्स वगैरह जो है ऐसे ही ग्रेज करती रहती है, इसकी वजह से लैंड डिग्रेड होती है। ओवर ग्रेजिंग में कैसे क्या होता है कि जब भी कोई कैटल है, वो जब घास खाएगा, तो वो जब उसको मुंह से खींचता है, तो पूरी उसके साथ में टॉप सॉइल उसके साथ में बाहर आ जाती है, इससे वो लैंड डिग्रेड हो जाती है। और वहीं पे अगर आप काट के उनको फसलें डालो, तो लैंड डिग्रेडेशन कम होती है। तो ओवर ग्रेजिंग भी एक बहुत बड़ा रीजन है, कहाँ पे, जो गुजरात, राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र में। अब हमने क्या कहा है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम पढ़ ली, अब सोल्यूशन भी देख लो।
डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है तो एफॉरेस्टेशन कर दो आप, ओवर ग्रेजिंग की वजह से तो ओवर ग्रेजिंग को मेंटेन कर दो, उसके लिए कोई कानून वानून बना दो आप, माइनिंग को आप क्या कर दो, थोड़ा सा वो सिस्टमैटिक कर दो, तो ये सारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। एफॉरेस्टेशन करना है, प्रॉपर मैनेजमेंट करना है ग्रेजिंग का, हमें शेल्टर बेल्ट्स लगाने चाहिए। शेल्टर बेल्ट्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारी बस ये हमारा एक फील्ड है, उसमें क्रॉप है हमारी, ठीक है, ये हमारी क्रॉप है पूरे, तो अब क्या होता है कि हवा से, पानी से ये जो हमारी क्या है, ये मिट्टी जो है बहके चली जाती है। तो आप क्या करो, यहाँ पे बड़े बड़े जो है पेड़ लगा दो, यहाँ सब जगह आप क्या करो, पेड़ लगा दो, शेल्टर बेल्ट्स लगा दो, तो क्या होगा कि तेज हवाएं आएगी, कुछ भी तो सारा का सारा क्या है, हवा इनके ऊपर ही आएगी, आगे जो है ये जो मिट्टी वगैरह है या लैंड है उसको ये डिग्रेड नहीं कर पाएगी। तेज पानी है तो यही यहाँ पे इसको रोक लेंगे, आगे बहके नहीं जाने देंगे, जिससे हमारी लैंड डिग्रेडेशन कम होगा। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। पहली चीज एफॉरेस्टेशन कर दो, दूसरा शेल्टर बेल्ट्स लगा दो। तीसरी चीज हम क्या करें, प्रॉपर मैनेजमेंट, जो वेस्ट लैंड्स है ना, हमने कहा ना जिसमें खेती नहीं हो रही है, जिसमें हमने कहा बैरन लैंड्स पड़े हैं, या हमने कहा ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अनकल्टिवेटेड छूट रहे हैं हमसे, आप उनको क्या करो, उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करो कि किस तरीके से हम उनको कल्टीवेशन के लायक बना सकते हैं। माइनिंग एक्टिविटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ना, वो चोरी छुपे जो सब चीजें हो रही है ना, उन पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट जो निकल रहा है, जिसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद में हमें उसको बाहर छोड़ना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि डायरेक्टली उसमें केमिकल्स है और आप उसको लैंड पे छोड़ोगे तो लैंड डिग्रेड होगी, ठीक है। तो ये चीजें उसमें कही गई है। अब है पहला लैंड एज ए रिसोर्स पढ़ लिया, अब सॉइल एज ए रिसोर्स पढ़ लो, ठीक है। अब सॉइल एज ए रिसोर्स में है, ये भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है कि रिन्यूएबल है, ये अपने आप नई बनती रहती है। इट इज द मीडियम ऑफ, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ध्यान रखना, इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। इसकी वजह से जो प्लांट ग्रोथ करते हैं ना, क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, पानी वगैरह होता है, सबकी वजह से क्या है, प्लांट ग्रो कर पाता है। सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द अर्थ, और यही जो है हमारे अर्थ के ऊपर इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन सबको जिंदा रखने के लिए। क्यों, आज जब आप देखोगे सॉइल है तभी प्लांट्स वगैरह हो पा रहे, प्लांट से लोग, जानवरों को, लोगों को, सबको खाना मिल पा रहा है, सब सरवाइव कर पा रहे हैं। तो हमारे लिए जो है सॉइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं कहती हूँ कि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, ऐसा नहीं है कि आज आपने ऑर्डर दिया और कल सॉइल तैयार हो जाएगी, नहीं। अब इसके अंदर जो है इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, जो 1 सेंटीमीटर जो है कुछ मतलब वो सॉइल बनने में। ऐसा नहीं है सॉइल फटाफट रिन्यू होती जाती है, ऐसा नहीं, बहुत साल लगते हैं सॉइल को रिन्यू होने में। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। कुछ सेंटीमीटर के डेप्थ बनने में उसको बहुत मिलियन टाइम लगता है। तो ऐसी चीज जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और उसको बनने में इतना टाइम लगता है, तो उसकी तो केयर करनी चाहिए हमें। तो अब आगे इसमें यही देखेंगे हमें इसे सॉइल एज ए रिसोर्स उसको कैसे कंजर्व करना चाहिए। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers etc. contribute to the formation of soil। बहुत सारी चीजें हैं, हमने कहा कोई भी रिसोर्स जब बनता है तो उसमें बहुत सारे क्लाइमेटिक जो है वो फैक्टर्स होते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे हैं कि टेम्परेचर है, रनिंग वाटर है, विंड है, ग्लेशियर्स एक्टिविटीज है, डिकम्पोजर्स है, इन सबका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर होता है। अब जैसी सॉइल होगी, जैसे पेरेंट रॉक होगी, वैसी ही सॉइल बनके हमारे सामने आती है। Parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil। सॉइल को बनने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो जैसी पेरेंट रॉक होती है, एक मतलब बड़ी चट्टान होती है, वो धीरे धीरे कट के सॉइल के रूप में आती है। तो वो क्या है, जैसे पेरेंट रॉक के अंदर फीचर्स होंगे वैसे ही उसमें सॉइल के अंदर होंगे, ठीक है। फिर हमने क्या कहा कि क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि क्लाइमेट कैसा, ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, टाइम बहुत बहुत लंबे टाइम तक अगर वो जो है ये सब चीजें हो रही है, उसकी वजह से पानी क्रॉस होकर निकल रहा है, सब चीजें हो रही है, तो उससे क्या होगा कि हमारा सॉइल बनेगी। वेजिटेशन भी है एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ भी है, टाइम है, ये सारे इंपॉर्टेंट जो है इसमें रोल प्ले करते हैं। केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। जो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं उसकी वजह से भी सॉइल के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अंदर हमने कहा दोनों जो है कंपोनेंट होते हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी, दोनों चीज इंपॉर्टेंट होती है। ऑर्गेनिक मतलब ह्यूमस, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स वगैरह है, जैसे उनकी डेथ हो जाती है, फिर उसके बाद में क्या है, वो जमीन के अंदर दबते जाते हैं, उससे भी सॉइल फॉर्म होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों तरह की। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जो टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ सॉइल।
अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो 6 टाइप की इंपॉर्टेंट सॉइल हमारे पास में मिलती है। पहली है एल्यूवियल सॉइल है, दूसरी ब्लैक सॉइल है, तीसरी रेड सॉइल है, चौथी लेटराइट है, फिर डेजर्ट है, फिर माउंटेनियस सॉइल है। तो यहाँ पे ये सॉइल है। अब मैंने कहा 6 सॉइल मैंने बता दी क्लासिफिकेशन, ये किस बेसिस पे हम अलग अलग कैसे सॉइल को कर पा रहे हैं। तो उसमें क्या है, इनके जो सॉइल की फॉर्मेशन होती है, इनका कलर सबका अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, थिकनेस है, कोई बिल्कुल बारीक सॉइल होती है, कोई जो है सेल्टी होती है थोड़ी, तो अलग अलग इनका टेक्सचर होता है। एज होती है, कोई मतलब थोड़े दिनों में रेडी हो जाती है, कोई बहुत दिनों में रेडी होती है। केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी अलग अलग होती है। अभी आप पढ़ोगे किसी में पोटाश मिलता है, किसी में फास्फोरस मिलता है, ये सारी लाइम मिलता है, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे पढ़ोगे। द सॉइल्स आर, ये सारे के सारे पॉइंट्स है इन। जब मैं कह रही हूँ कि मेजर सॉइल टाइप्स अगर मैंने डिवाइड किए तो उसका बेसिस क्या है, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें अलग अलग है। इन अलग अलग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैंने इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब हमने इनको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एल्यूवियल सॉइल, एल्यूवियल सॉइल जो है सबसे इंपॉर्टेंट सॉइल है हमारे यहाँ पे। सबसे हम अगर बात करते हैं तो फर्टाइल सॉइल है हमारे इंडिया में। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उसमें पाई जाती है एल्यूवियल सॉइल। इसके अंदर हम देखेंगे, आपको सबको पता है कि हमने कहा कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पे हम लोग उसको जो है ग्रेनरीज ऑफ इंडिया कहते हैं, कि वहां पे सब तरह का एग्रीकल्चर होता है, सारे ग्रेन्स वहां पे जो है कल्टीवेट होते हैं। The entire northern plains are made of alluvial soil. The alluvial soil is deposited by 3 important Himalayan river system. Important है, ध्यान रख लेना। अगर आपके पूछा जाता है कि शॉर्ट नोट ऑन alluvial soil, तो आपको इसके अंदर आंसर देना है कि जो ये पूरे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स पूरा alluvial soil से बना है। 3 इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स है, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो नॉर्दर्न प्लेन्स में है, उनसे तीनों से मिलकर ये बनती है। ये कहाँ कहाँ मिलती है, राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेट्स, यहाँ पे सब जगह क्या मिलती है आपको, ये एल्यूवियल सॉइल मिलती है। फिर हमने कहा जब महानदी, डेल्टास ऑफ द महानदी, द गोदावरी एंड कृष्णा एंड द कावेरी जो रिवर्स है, उनके डेल्टास में भी हमें मिलती है। क्योंकि देखो क्या है, ये बहुत फर्टाइल सॉइल है। फर्टाइल सॉइल है तो जब हम बात करते हैं डेल्टास होते हैं वो बहुत फर्टाइल होते हैं। जो रिवर जो है मतलब उसमें सी में मिलने वाली होती है तो वो डेल्टास फॉर्म करती है, तो अपने साथ में जितना भी वो डिपॉजिट लेके आती है उसको वहां पे वो स्टोर कर देती है। जो भी सेडिमेंटेशन होता है उसको डिपॉजिट करके आगे जाती है, तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो वो जो सॉइल होती है ना, वो वाली सॉइल बहुत ज्यादा हमारे लिए क्या होती है, बहुत फर्टाइल सॉइल होती है। तो यहाँ पे आपने देखा राजस्थान, गुजरात, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में मिल रही है। डेल्टास ऑफ महानदी, कृष्णा, गोदावरी और कावेरी, इनके डेल्टास में भी मिलती है। एल्यूवियल सॉइल जो आप देखोगे कि इसमें अलग अलग इसमें प्रोपोर्शंस मिल रहे हैं आपको। इसमें सैंड के टेक्सचर भी मिलता है, सिल्ट भी मिल रही है और क्ले में भी मिल रही है। तो अलग अलग टाइप के सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों फॉर्म में हमारे पास मिल रही है। एज वी मूव इनलैंड टुवर्ड्स द रिवर वैलीज, सॉइल पार्टिकल्स अपीयर टू बी बिगर इन साइज, वेयर इज इन द अपर साइड ऑफ द रिवर वैली द सॉइल्स आर कोर्स। अब हमने क्या कहा, जब आप रिवर वैली के अंदर जाते हो तो वहां पे तो बड़े बड़े पैबल्स के रूप में दिखने को मिलेगी, लेकिन जब आप रिवर वैली के अंदर की साइड जाओगे तो वहां पे क्या होगा, वो कोर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज हो गई। अब हमने क्या कहा, इसको एज के बेसिस में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है भांगर और एक है खादर। क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था ना, भांगर और खादर। भांगर मीन्स होता है जो फ्लड प्लेन से दूर होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या कहा, ये एक रिवर बह के जा रही है। ठीक है, ये रिवर है, यहाँ पे मान लो ये फ्लड प्लेन्स है, ये वाला जो एरिया है जहां पे बहुत फ्लड आती है। ठीक है, ये फ्लड प्लेन्स है, ये फ्लड प्लेन्स है। तो ये फ्लड प्लेन्स के जो पास वाला इलाका होता है ना, ये वाला, ये तो होता है खादर। और जो ये फ्लड प्लेन से दूर वाला जो इलाका होता है ना, ये होता है भांगर। ठीक है, तो ये फ्लड प्लेन के पास है खादर। इट मीन्स है हर साल यहाँ पे फ्लड आई, ये पानी है। ठीक है, फ्लड जब भी आएगा तो यहाँ अंदर वाली जो मिट्टी है वो बाहर की तरफ निकल जाएगी और बाहर की जो मिट्टी है वो अंदर आ जाएगी। तो हर बार जो है ये खादर रिन्यू होती है, और ये भांगर दूर होने की वजह से हर साल रिन्यू नहीं होती है। तो भांगर मीन्स पुराना, भंगार है जो, तो ठीक है, भांगर मीन्स पुरानी जो है। तो हमने क्या कहा, ओल्ड एल्यूवियल जो होती है, द भांगर सॉइल हैज अ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कांकर नोड्यूल्स देन द खादर। इसके अंदर एक तो ये फ्लड प्लेन से दूर है, ठीक है, हर साल रिन्यू नहीं होती है। हर साल रिन्यू नहीं होने की वजह से ये लेस फर्टाइल है। इसके अंदर जो है कांकर नोड्यूल्स पाए जाते हैं। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक हमने क्लास 9 में पढ़े थे। खादर जो है क्या है, फ्लड प्लेन के पास में होती है, हर साल रिन्यू होती है। इसके अंदर जो है हमने कहा कि कांकर नोड्यूल्स नहीं पाए जाते हैं और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होती है। तो ये सारी चीज है। इट हैज मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द भांगर। समझ में आ गई बात? ये अब आगे की तरफ पढ़ जाओ। इसमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके टाइप्स हो गए दोनों। अब आगे की तरफ देखो,
ये बहुत फर्टाइल है, क्योंकि इसके अंदर, क्यों फर्टाइल है, क्योंकि इसके अंदर पोटाश है, फॉस्फोरिक एसिड है, लाइम है। इसकी वजह से क्या है, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल मिल जाती है, क्योंकि किसी भी जो हमने कहा क्रॉप्स वगैरह हैं उनके कल्टीवेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तीनों ही चीजें, पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम। तो इसकी वजह से यहाँ पे शुगर केन भी अच्छा होता है, पेडी भी बहुत अच्छा होता है, वीट भी अच्छा होता है, और अदर सीरियल्स, पल्सेस वगैरह भी सब कुछ अच्छा होता है। नॉर्दर्न प्लेन्स वाला जो एरिया ना, वहां पे सारी क्रॉप्स बहुत अच्छी होती है। अब हमने क्या कहा, क्योंकि ये बहुत फर्टाइल है, जब भी फर्टाइल बहुत ज्यादा होगी सॉरी फर्टाइल है, तो हम क्या देखते हैं, अब जहां पे मान लो बहुत फर्टाइल सॉइल है, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर हो रहा है, एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है ना, आसपास में इंडस्ट्रीज भी सेटअप होगी, इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा सेटअप है, इंडस्ट्रीज बहुत सेटअप है, तो वहां पे लेबर्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जब लेबर्स आपको चाहिए होंगे तो कोई भी बाहर से रोज डेली अप डाउन तो कर नहीं सकता ना, वो लोग फिर आसपास के एरिया में सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो एरिया डेंसली पॉपुलेटेड भी हो जाता है। तो यही कारण है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स वाला एरिया है ना, वो डेंसली पॉपुलेटेड होता है, क्योंकि यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है। फर्टाइल होने की वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, इंडस्ट्रीज बहुत सेटअप है, लेबर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, इसके लिए यहाँ पे पॉपुलेशन भी हमें ज्यादा देखने को मिलती है। क्या हमें समझ में आ गई पूरी एल्यूवियल सॉइल? अब आते हैं ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का नाम आते ही कॉटन दिमाग में आ जानी चाहिए। यानी कि हमने क्या कहा कि ये नाम से पता चल रहा है, कलर तो किसका होगा, ब्लैक। ठीक है, ये ब्लैक कलर की होती है, इसको हम रेगर सॉइल भी कहते हैं। रेगर सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वॉल्केनो के इरप्शन से ये बनती है। जब वॉल्केनो में से लावा निकलता है ना, लावा निकल के अर्थ के ऊपर फैल जाता है, लैंड के ऊपर पूरा फैल जाता है, तो वहां पे जो सॉइल बनेगी वो ब्लैक सॉइल होती है। फिर हमने क्या कहा, अब ये यहाँ पे कॉटन के लिए बहुत आइडियल होती है, इसलिए क्योंकि कॉटन अच्छा कल्टीवेट हो रहा है, तो उसको कॉटन सॉइल भी कह दिया। कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल और रेगर सॉइल तीनों एक ही है। क्लाइमेटिक कंडीशन जो हम देखेंगे क्या है इसके अंदर, कि क्लाइमेटिक कंडीशन अलोंग विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। कोई भी सॉइल हो, उसके क्लाइमेटिक कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और पेरेंट रॉक कैसी है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हमने क्या कहा, ये मेनली जो है डेक्कन ट्रैप में मिलती है, ये सॉइल जो है डेक्कन ट्रैप में हमें मिलती है, जैसे बेसाल्ट रीजन जो है वहां मिलती है। स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोस। ये मैंने आपको बताई दिया ना, इसलिए इसको रेगर सॉइल कहा जाता है। जो डेक्कन ट्रैप है ना, उसके अंदर ये मिलती है हमारे। द सॉइल covers the plateaus of Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh and Chhattisgarh and extends in the southeast direction along the Godavari and the कृष्णा वैलीज। अब हमने क्या कहा, डेक्कन एरिया वाला हमें पता ही है, ये एरियाज आगे सारे महाराष्ट्र आ गया, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सब हम एरियाज देखा है। तो ये प्लेट्यू वाला एरिया आ गया ना, तो यहाँ पे क्या देखोगे आप, ब्लैक सॉइल आपको मिलती है। और जब थोड़ा आगे साउथ ईस्ट की तरफ आप चलते हो, तो साउथ ईस्ट की तरफ आप चलोगे तो वहां पे आपको गोदावरी और कृष्णा वैलीज जो है वहां पे भी ये मिल जाती है। ब्लैक सॉइल जो है ना, ये बहुत ही फाइन पार्टिकल से बनी हुई होती है, ठीक है। और हमने क्या कहा, ये बहुत मतलब जो है हमने कहा कि इसके अंदर जो है कि ये वाटर होल्डिंग या मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसके अंदर हम जानते हैं कि इसको कौन सी ऐसी, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी ऐसी सॉइल है जिसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, तो वो ब्लैक सॉइल है। कौन सी ऐसी सॉइल है जो कॉटन की ग्रोथ के लिए आइडियल है, तो वो कॉटन सॉइल है, सॉरी ये ब्लैक सॉइल है, ठीक है। लावा फ्लो से कौन फॉर्म होती है, तो वो ब्लैक सॉइल है। सारे क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं ना, क्वेश्चन कोई हम लोग एक डेफिनेट फॉर्म नहीं दे सकते, क्वेश्चन किस तरीके से बन के आएगा, बट हमें क्लैरिटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ब्लैक सॉइल इज न्यूट्रिएंट्स रिच सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश एंड लाइम। इसके अंदर हमने कहा, वहां पे हमने क्या देखा था, पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम देखा था। यहाँ पे आप देखोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 है, फिर हमने कहा मैग्नीशियम है, पोटाश है और लाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटाश लाइम मिल रहा है, तो यानी कि ये भी, इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स अच्छे खासे हैं। अब हमने क्या कहा है, जब आप बात करते हो, क्योंकि लावा फ्लो से बने हैं, तो जब गर्मियां, बहुत भयंकर गर्मी आ जाती है तो उसमें बड़े डीप क्रैक्स हमें देखने को मिलते हैं। आप देखते हो ना, कई बार होता है आटा गूंथते हैं, आटा गूंथ के उसको छोड़ दो तो उसमें आप देखोगे ऐसे लाइनें सी बन जाती है, पपड़ियां टाइप की आ जाती है। तो वो सेम ऐसी ही जो है हमारी ये ब्लैक सॉइल होती है। ये बहुत तेज गर्मी पड़ेगी ना, तो उसमें ऐसे क्रैक्स जैसे आपको दिखाई देखने लग जाएंगे। अब हमने क्या कहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, प्रॉपर एरिएशन हो पाता है सॉइल के अंदर से। लेकिन आपको अगर कल्टीवेशन करना है तो आपको क्या करना है, जैसे ही पहली बारिश वगैरह होती है ना, उसी टाइम आपको क्या कर लेनी है, कल्टीवेशन मतलब सॉरी उसमें वो जो है कर लेना है, इसको मतलब टिल कर लेना है, खेती के लिए रेडी कर लेना, क्योंकि बाद में जैसे जैसे बारिश ज्यादा होगी ना, वैसे वो स्टिकी हो जाती है बहुत ज्यादा, फिर उस पर खेती करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है।
दो हमने कवर कर ली, एल्यूवियल और ब्लैक सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो थी नॉर्दर्न प्लेन्स में आ गई, हमारी ब्लैक सॉइल जो है जो डेक्कन ट्रैप में आ गई है। तीसरी आती है हमारी रेड एंड येलो सॉइल। अब देखो इसमें क्या है, एक बार इसका कलर रेड दिखाई देगा, एक बार इसका कलर येलो दिखाई देगा। तो अब इसके अंदर हमें ध्यान रखना है क्या क्या चीजें हैं, देखना रेड कलर क्यों है और येलो कलर क्यों है। दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक। ये जो बन रही है सॉइल, ये कैसी रॉक से बनेगी, क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक से बनेगी। और किन किन एरिया में, जहां पे लो रेनफॉल होता है, बहुत कम बारिश हो रही है, ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। अगर डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट अगर आप देखते हो तो उसके आप देखोगे ईस्टर्न और साउदर्न वाला जो पार्ट है ना, उस दोनों तरफ ही आप क्या देखोगे, हमें रेड एंड येलो सॉइल दिखाई देती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन, जो हम किस किस एरियाज में मिल रही है, देखो उड़ीसा, क्योंकि अभी मैंने एक बताया ना डेक्कन प्लेट्यू के साउथ और ईस्टर्न पार्ट में उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन है, अलोंग द पेडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। पेडमोंट जोन वो होता है फुट हिल्स में, ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के जो फुट हिल्स है वहां पे भी हमें ये देखने को मिलती है। दिस सॉइल, अब हमने कहा इसका रेडिश कलर क्यों है, रेडिश कलर है क्योंकि इसमें जो आयरन प्रेजेंट होता है उसके डिफ्यूजन की वजह से हमें क्या इसका रेड कलर दिखाई देता है। डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटाफॉर्मिक रॉक्स। जो मेटाफॉर्मिक रॉक्स और इग्निशियस रॉक्स होती है उसके अंदर आयरन का डिफ्यूजन जब होगा ना, तब तो इसका कलर हमें कैसे दिखाई देगा, जब इसका रेड कलर दिखाई देगा। और जब ये सॉइल जो हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो इसका कलर येलो दिखाई देता है। तो ये ध्यान रख लेना कि रेड कलर किसकी वजह से, डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से, और जब ये हाइड्रेट फॉर्म में होगी तब ये कैसी दिखाई देती है, येलो कलर की दिखाई देती है। मेनली अगर बड़ी सॉइल्स के बारे में बात करें तो एक तो एल्यूवियल है, एक हमारे पास में ब्लैक सॉइल है। तो इनके बारे में हमें डिटेल में पूरी चीजें हैं। रेड एंड सॉइल के बारे में 2-3 पॉइंट्स है, तो ऐसे कैसे हमें याद कर लेने। अब आती है भैया लेटराइट सॉइल। लेटराइट का मतलब जो है, ये एक वर्ड है, लैटिन वर्ड लेटर, उससे ही मिला है, जिसका मतलब होता है ब्रिक, यानी कि लेटराइट सॉइल ब्रिक वाली जो सॉइल रहती है वैसी। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन। अब हमने क्या कहा है, लेटराइट सॉइल है ना, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों पार्ट्स में जो है वहां पे क्लाइमेट में हमें देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल हमने जो है बात करते हैं, जैसे मतलब ये है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देती हूँ। ये जो है ये इक्वेटर है हमारा, ठीक है। तो इक्वेटर जो है इससे 23.5 तक हम गए, जहां ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वगैरह आते हैं, उस केस में तो ये तो हो गया हमारा ट्रॉपिकल पार्ट, इक्वेटर से यहां तक का। अब इससे ऊपर की तरफ आप जब जाते हो ना, तो ये हो गया हमारा सब ट्रॉपिकल पार्ट। तो हमारे इंडिया में भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों टाइप की क्लाइमेट मिलती है। तो हमने क्या कहा, देखते हैं यहाँ पे, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद द ऑल्टरनेट वेट और ड्राई सीजन। दोनों हम लेटराइट सॉइल जो है हमें ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों क्लाइमेट में देखने को मिल रही है विद द ऑल्टरनेट, और इसमें क्या होता है, वेट सीजन और ड्राई सीजन दोनों में हमें देखने को मिल रही है। अब ये है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया, थोड़ा सा ध्यान दे लेना हमें। दिस सॉइल इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। हैवी रेन की वजह से जो सॉइल वॉश ऑफ होती है वहां से, मतलब जो सॉइल कट के नीचे चली जाती है उसको लीचिंग कहा जाता है, और उसी के बाद में जो है हमारे पास में जो सॉइल बनती है वो बनती है हमारी लेटराइट सॉइल। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, इंटेंस लीचिंग की वजह से कौन सी सॉइल फॉर्म होती है, तो वो है हमारी लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल्स आर एसिडिक इन नेचर एंड जनरली डेफिशिएंट इन प्लांट न्यूट्रिशन। ये लेटराइट सॉइल जो एसिडिक होती है, एसिडिक होती है और उसमें प्लांट न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं। इसके मतलब आप देखोगे इसके अंदर जो है प्लांट वगैरह कम कल्टीवेट हो पाएंगे। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज अकर मोस्टली इन साउदर्न स्टेट्स, वेस्टर्न घाट्स रीजन ऑफ महाराष्ट्र, ओडिशा, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। अब हमने क्या कहा है, ये वाली जो सॉइल है मेनली साउदर्न स्टेट्स में हमें देखने को मिलती है, वेस्टर्न घाट्स में हमें देखने को मिल रही है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, और कुछ पार्ट जो है वेस्ट बंगाल में भी हमें ये देखने को मिलती है। द सॉइल सपोर्ट, अब इस जो सॉइल थी हमारी कौन सी वाली, लेटराइट वाली है। द सॉइल सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट बट ह्यूमस रिच बट अंडर स्पार्स वेजिटेशन एंड सेमी एरिड एंड एनवायरमेंट। अब दो, इसमें देखो दो चीजें बात की गई। इसमें क्या है, जो ये लेटराइट सॉइल है वो जो डेसिडियस और एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होती है ना, वहां पे तो इसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा होता है उस एरिया में। तो बट हम लोग जब देखते हैं कि जहां पे सेमी एरिड एरिया आता है वहां पे इसमें ह्यूमस बहुत कम हो जाता है। जब ह्यूमस कम हो जाता है तो इसकी वजह से जो हमें स्पार्स वेजिटेशन देखने को मिलती है। अब हमने कहा ये जो सॉइल है इसके अंदर टी और कॉफी जो है ना वो अच्छा उगता है, ठीक है, ये ध्यान रखनी है हमें। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, केरला में तो इसके ये जो है कैश्यू नट्स ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन भी थोड़ी सी याद कर लेना, कैश्यू नट्स के लिए कौन सी है, तो ये हमारी लेटराइट सॉइल है।
आगे आते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल राजस्थान की सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ये सारी सारी है। सैंडी जो सॉइल होती है ना, जो हमें डेजर्ट में जैसलमेर वाले एरिया में जो दिखाई देती है ना, वो हमारी एरिड सॉइल है। द एरिड सॉइल रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन इन कलर। इसका कलर अलग ऐसे दिखता है हमें, मतलब शाम होती है तो कलर अलग हो जाता है, यस है, तो ब्राउनिश कलर लिए हुए होती है हमारी कौन सी, सैंडी सॉइल या एरिड सॉइल। दिस सॉइल इज जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सलाइन इन नेचर। तो ये सैंडी इसका मतलब सैंड के फॉर्म में होती है और नेचर कैसा होता है इसका, सलाइन होता है। कुछ एरिया में देखोगे तो यहाँ पे सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इससे नमक भी बनाया जाता है। तो हमने कहा जैसे सांबर लेक आप लोगों ने सबने सुन रखी होती है, वहां पे नमक बनाया जाता है उससे, तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट हाई टेम्परेचर एवोपरेशन इज फास्टर, एरिड सॉइल लैक्स ह्यूमस एंड मॉइस्चर। क्योंकि इसमें ना तो ह्यूमस है ना इसमें मॉइस्चर है, इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे प्लांट्स वगैरह कम ही उगते हैं। क्योंकि देखो ड्राई क्लाइमेट है, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई होता है, पानी की बहुत ज्यादा कमी है, तो यहाँ पे पेड़ पौधे आपको जो वेजिटेशन है वो स्वार्थी दिखाई देगी, ज्यादा नहीं दिखाई देगी। The lower horizons of the soil are occupied by कांकर because of the increasing calcium content downwards। अब कांकर मतलब होता है जो मोटे जो पत्थरों टाइप के होते हैं ना, कंकड़ जिनको बोलते हैं, वो वाला इसमें कंटेंट ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे से आप नीचे खुदाई करो, ऊपर तो सैंडी सॉइल है, फिर जैसे नीचे तरफ जाओगे तो कांकर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कैल्शियम का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। The कांकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रेस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। क्योंकि अब हमने कहा ये हमारी जैसे ये सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल है, तो यहाँ पे तो सैंडी टेक्सचर है, नीचे मैंने कहा यहाँ पे कांकर्स है। जब कांकर्स है तो इसकी वजह से फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से वाटर का, तो यहाँ पे जो है इनकी रूट्स वगैरह हमने कहा कि पौधे वगैरह कम उग पाते, तो वेस्टर्न राजस्थान में हमें ये ज्यादा देखने को मिलता है। अब लास्ट फाइनल बचती है हमारे पास में फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जो है हमने कहा हिली और जो माउंटेनियस एरियाज है ना, वहां पे हमें ये देखने को मिलती है। हिली एंड माउंटेनियस एरिया में हमें देखने को मिलती है जहां पे सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। आपको पता है कि जहां माउंटेन्स है वहां नदियां वदियां खूब बह रही है, नदियां खूब बह रही है, तो वहां पे आपको फॉरेस्ट भी बहुत सारे देखने को मिलेंगे। द सॉइल टेक्सचर इज लोमी, लोमी होती है और सिल्टी होती है वैली साइड्स के अंदर। अब हमने क्या कहा है कि जो हम बात करते हैं कि ऊपर ऊपर से आप देखोगे तो लोमी और सिल्टी उसका टेक्सचर देखने को मिलेगा, बट जब कोर्स जब ये अपर स्लोप से होती है ना, उस टाइम में इसमें बहुत फाइन पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ऐसे बहुत सारे एरियाज है माउंटेन्स में जहां पे स्नो कवर्ड है, मतलब वहां पे पूरी जगह बर्फ जमी हुई है, तो these soils experience denudation and there are acidic with low humus content। The soil is fertile on the river terraces and alleyway। अब ऐसे पहाड़ जिन पे बर्फ जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है, तो आपको पता है कि वहां पे तो पूरी मतलब कल्टी वो होना मुश्किल है ना, तो वहां पे आपको डेन्यूडेशन दिखाई देना है। डेन्यूडेशन का भी मतलब क्या होता है कि बहुत तेज गति से जो है पानी वानी के बहाव वगैरह से क्या होता है कि मिट्टी कटती हुई चली जाती है, तो वहां पे हमें ये जो है ये वाली सॉइल यहाँ पे देखने को मिलती है। और ये एसिडिक नेचर होता है, लो ह्यूमस कंटेंट होता है, तो कल्टी मतलब जो है वेजिटेशन कम हो पाएगी यहाँ पे। लेकिन यही सॉइल सेम कौन सी वाली सॉइल जो हमारी फॉरेस्ट सॉइल है, ये जो रिवर टेरेसेस होते हैं, एलिवियल फेंस वगैरह होते हैं, वहां पे ये बहुत ज्यादा कैसी होती है, ये वहां पर बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। अब हमने क्या कहा है, अभी जो है हम आगे की तरफ देखेंगे। अब हमने क्या कहा कि जिस तरीके से हमने लैंड डिग्रेडेशन पढ़ा था, उसी तरह यहाँ पे एक टॉपिक पढ़ेंगे लैंड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब है जो हमारी सबसे ऊपर की टॉप सॉइल होती है उसका वॉश ऑफ हो जाना। उसके कई भी कारण हो सकते हैं, पानी से बह के चली गई, हवा से उड़ के चली गई, तो सॉइल इरोजन का मतलब होता है जो टॉप सॉइल का उड़ जाना। The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion। denudation हो जाना यानी कि उसकी परत को साफ हो जाना, या फिर हमने कहा कि वॉशिंग डाउन हो जाना सॉइल का, वही सॉइल इरोजन कहलाता है। यानी टॉप सॉइल उसमें गायब हो जाती है, किसी भी वजह से हो सकती है, पानी की वजह से भी हो सकती है, विंड की वजह से हो सकती है, किसी भी वजह से। द सॉइल इरोजन इज कॉज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। हमारी वजह से तो हो ही रहा है ना भाई, डिफॉरेस्टेशन हम कर रहे हैं, ओवर ग्रेजिंग हम करवा रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हम जगह जगह करते हैं, माइनिंग बहुत ज्यादा हो रही है, देयर आर सम नेचुरल फोर्सेस भी होती है, विंड है, ग्लेशियर है, वाटर है, विच लीड्स टू सॉइल इरोजन। हमने क्या कहा, हम तो इन्वॉल्व है ना हर जगह, तो हम ही है करतम करता, इसकी वजह से हमारे सारे पोल्यूशन भी हो रहे हैं, डिग्रेडेशन भी हो रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। हम अगर सही तरीके से फार्मिंग नहीं कर रहे हैं ना, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। अब इसमें हमने कहा, अब आगे हम पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप के सॉइल, तो टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है।
टाइप्स ऑफ के किस किस तरीके से। अब ये देखो, ये यहाँ पे एक अलग टाइप का सॉइल इरोजन दिख रहा है कि बहुत तेज बारिश वारिश आई तो यहाँ पे जो है मिट्टी पूरी इतनी हट बह के चली गई कि यहाँ पे एक गली जैसा शेप बन गया। ठीक है, तो एक गली के जैसा बन गया, इसको हमने इसलिए गली इरोजन नाम दिया है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्लेई एंड सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स एज गलीज। तो यहाँ पे देखो तेज जैसे बारिश बहने की वजह से मिट्टी कट गई पूरी और एक गली का ही पूरे जैसा एक शेप बन गया, तो इसको हमने गली इरोजन कहा है। दूसरा हमने कहा, अब सोचो वो इतनी मिट्टी बह के चली गई तो क्या वहां पे आप कल्टीवेशन कर पाओगे? नहीं, तो ये अनफिट होती है कल्टीवेशन के लिए। शीट इरोजन होता है पूरी पूरी शीट का उड़ जाना। कैसे? व्हेन वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप द टॉप साइल इज वॉश्ड अवे, इट इज नोन एज शीट इरोजन। बहुत तेज बारिश हुई है, बारिश होगी तो आप देखोगे कि यहाँ पे पूरी एक टॉप सॉइल के ऊपर ऐसे शीट की तरह बिछ गया पानी, और वो पानी के साथ बह बह के क्या हो रही है, वो सॉइल भी बहती जा रही है आगे, तो इसको हमने क्या कह दिया? शीट इरोजन। एक होता है विंड इरोजन, बहुत तेज आंधी तूफान की वजह से क्या हो रहा है कि मिट्टी का उड़ के चला जाना, क्या होता है? विंड इरोजन होता है। अब सॉइल को कंजर्व कैसे करोगे? हमने कहा टाइप्स पढ़ लिए, कारण पढ़ लिए, सब चीजें, अब उसका कंजर्वेशन समझो। अब हमने क्या कहा? एक काउंटर प्लगिंग होती है। काउंटर प्लगिंग का मतलब होता है इस तरीके से आप क्या करते हो, यूं पूरे एक एरिया में ना करके इस तरह से खेती करो, ऐसे बनाओ आप लाइंस को, तो जिससे क्या होगा, पूरी तरह से हवा के साथ में या उससे मिट्टी उड़कर नहीं जाए। तो काउंटर प्लगिंग होती है, जिससे क्या होता है, वाटर का फ्लो भी क्या होता है, इस तरीके से नहीं लेके जाएगा, क्योंकि आपकी लाइंस इस तरीके से बनी हुई है, तो एक एक स्टेप नीचे उतरेगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो इसको हम काउंटर प्लगिंग कहते हैं। तो ये मेथड अगर अपन करते हैं तो इससे भी हमारी सॉइल इरोजन नहीं होता है। दूसरा है टेरेस फार्मिंग। जब हमने कहा कि जो हिली एरियाज होते हैं वहां पे इस तरीके से, क्योंकि ये हिल है ना, तो आप इसमें क्या कर, इस तरीके से टेरेस फार्मिंग भी कर सकते हो। ठीक है, इस तरह की फार्मिंग भी हो सकती है, तो ये टेरेस फार्मिंग भी होती है। तो टेरेस कल्टीवेशन रेस्ट्रिक्ट्स इरोजन। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज डन इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय, वहां पे ये इस तरह की प्रैक्टिस की जाती है। देन व्हेन अ लार्ज फील्ड इज डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स एंड स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास, इसको स्ट्रिप, मतलब हम लोग स्ट्रिप क्रॉपिंग की बात कर रहे हैं। आप देख लो यहाँ पे तो आपने क्या करा कि खेती उगा दी, फिर यहाँ पे आपने क्या करा कि दूसरा कोई पेड़ वगैरह, जैसे ओट्स है, यहाँ पे कॉर्न है, हे है, इस तरह से अलग अलग चीजें आपने वहां पे अगर बो दी है, तो उससे क्या होगा कि आपके जो मतलब जैसे बड़ी बड़ी घास वगैरह इसमें उग गई, उससे क्या होगा कि जो भी हवा आएगी, पानी आएगा, तो पहला असर जो है उनके ऊपर होगा, तो आपकी जो फसल है वो खराब होने से बच जाएगी। When a large field is divided into strips and strips of grass are left to grow between the crops, then it breaks up the force of the wind. This method is known as cropping. क्योंकि जो बड़ी बड़ी घास होगी ना, जो तेज हवाएं चलेगी, तो उन पे पूरा का पूरा प्रेशर आएगा, आपकी क्रॉप को नुकसान नहीं होगा और आपकी क्रॉप बची हुई रह जाएगी। तो ये सारे के सारे मेथड अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो फिर बच जाएगा। शेल्टर बेल्ट्स मैंने आपको पहले बता दिया कि जब आप रोज के फॉर्म में इस तरीके से आपके फार्म की चारों तरफ लगा देते हो, तो तेज बारिश और पानी और हवा सबको यही लोग रोक, मतलब ये पेड़ ही रोक लेते हैं और आपकी क्रॉप को कुछ भी नुकसान नहीं होता है। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर हेल्प्स इन द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डेजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट। आपने जो ये इस तरीके से ये सब लगाया है, जिससे क्या होगा कि आपकी जो फसल आपने बोई है उसको नुकसान नहीं होगा, और सारा के साथ जो प्रेशर है वो इन पेड़ों वगैरह पे ही पड़ेगा। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम शेल्टर बेड्स कहते हैं। कई बार क्या होता है, ये सैंड ड्यून्स होते हैं जो जैसलमेर वगैरह में, हमारे वेस्टर्न राजस्थान में जो मिलते हैं, तो इनको भी क्योंकि क्या होता है तेज हवा से ये पूरे पूरे रातों रात गायब हो जाते हैं, तो उस केस में इनको बचा के रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इनके चारों तरफ भी आप क्या कर सकते हो, शेल्टर बेल्ट लगाते थे, जिससे क्या होगा कि सारा प्रेशर इन पे पेड़ों पे गिरेगा और ये सैंड ड्यून्स एज इट इज स्टेबलाइज वहां पे रह जाएगा। तो क्या हम लोग ये चैप्टर पूरा समझे? पूरा कंप्लीट हो चुका है हमारा चैप्टर, तो मतलब क्लैरिटी हो गई होगी हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। देखो, सबसे पहला मुद्दा हमने डिस्कस किया था रिसोर्स, कि आखिर जिस चैप्टर के बारे में हम पढ़ना चाह रहे हैं कि रिसोर्स क्या है। पहले रिसोर्स पढ़ा, फिर हमने उसका क्लासिफिकेशन पढ़ा। क्लासिफिकेशन पढ़कर हमने क्या करा है, डेवलपमेंट पढ़ा इसका। डेवलपमेंट रिसोर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, हमने इसमें पढ़ा दी रियो दी जेनेरियो, अर्थ समिट। हमने इसमें
क्लास में पढ़ा था एजेंडा 21, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पढ़ा, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में हमने किस तरीके से क्या चीजें होंगी वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने लैंड एज ए रिसोर्स पढ़ा, लैंड एज ए रिसोर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, हमने पढ़ा यूटिलाइजेशन, लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ा, लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ा। फिर हमने उसके बाद में लैंड डिग्रेडेशन पढ़ा, लैंड डिग्रेडेशन पढ़ लिया। फिर उसके बाद में हमने कंजर्वेशन मेथड्स पढ़ लिए। ये सारा सारा चीजें हमने इसमें ये वाला यहाँ तक कर लिया। फिर लास्ट में हमारे पास आता है सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल में हमने क्या पढ़ा कि एज ए रिसोर्स हमने उसको ये चीजें देख ली, टाइप्स देख लिए। फिर हमने उसके बाद में क्या देखा था, इसका सॉइल इरोजन देखा। फिर हमने जो सॉइल इरोजन जो है उसमें हमने टाइप्स भी देख लिए, सॉइल इरोजन एंड टाइप्स पढ़ लिए हमने। फिर हमने क्या पढ़ा आगे, हमने इसका कंजर्वेशन पढ़ा। पूरा चैप्टर हम लोग जो है इस में कवर कर चुके हैं, ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। तो आपको चीजें दिमाग में क्लियर हो गई, आंसर हमें कैसे लिखना है ये हमने कई बातें यहाँ पे सुनी। तो आप जब आंसर लिखने बैठोगे तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें चलेगी। ये पूरे टॉपिक्स जो हमने क्लियर करे हैं तो इसमें से आपको काफी आइडिया होगा। तो इसमें देखो, तो टाइप ऑफ सॉइल्स अच्छे पढ़ के चले जाना है हमें। फिर हमने कंजर्वेशन मेथड्स हमें अच्छी तरीके से पढ़ के चले जाने हैं। लैंड यूटिलाइजेशन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, रियो दी जेनेरियो अच्छे से पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हो, और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया ये थोड़ा सा आप अच्छे से देख के जाना। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू।